आवाज एंड वीडियो क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दीजिए। ओके 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 ओके, गुड। सो स्टार्ट करते हैं आज। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कंप्लीट कर लिया था, लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सभी चीजें क्लियर हो गई थी। मैंने आपको असाइनमेंट भी बोल दिया था, असाइनमेंट 2 आपको करना था, ठीक है। लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड जितने भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वगैरह हैं, ये सारी चीजें हमारी क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम में देखने को मिलती रहती हैं। और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपका एसएफडी एंड बीएमडी वाले जो चैप्टर हम की बात करेंगे, थर्ड चैप्टर की, ठीक है, उसमें वो यूज होने वाला है, ठीक है। तो जितना भी हमने अभी तक का डील किया है वो सोम का एक तरह से बेसिक है, ठीक है। और क्वेश्चंस हमें उनसे रिलेटेड देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और उनका यूज भी पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। तो अब हम फर्दर आगे चलते हैं, दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मैं डायरेक्टली आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनवा लूं, तो जनरली स्टूडेंट्स ये ही जनरली बनाते हैं ऐसे कुछ, कि ये हो गया सर स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन, और सर कुछ ऐसे जाता है, ऐसे, है ना, ऐसे कुछ अपने माइंड में लेके चलते हैं। या फिर कोई कोई तो इस तरह से भी लेके चल लेता है, ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कुछ इस तरह का ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो इसे परफेक्ट बना सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक तरह से ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टडी करते हुए लेके चलूंगा, ठीक है, कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश पॉइंट यहाँ पर अपने क्या मायने रखता है, वो हर एक चीज की हम स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहाँ से आता है, हुक्स लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लेके चलेंगे। बस आपसे मैं ये चाहूंगा कि आपको स्ट्रेस का एक सिंपल मीनिंग पता हो। जैसे कि आपको पता ही है कि स्ट्रेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को हम बेसिकली यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को बोलते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया, है ना। इतना बस मुझे आपको आइडिया रखना है कि आपको ये आइडिया है, बस इतना मैं मान के चल रहा हूँ। स्ट्रेस है PYA एंड स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन, या यहां पर अगर मैं लेके चलूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये इतना आपको आइडिया है, बस मुझे इससे मतलब है अभी के हिसाब से। अभी मैं आपसे नहीं कहूंगा स्ट्रेन का मीनिंग समझाओ, मुझे स्ट्रेस का मीनिंग समझाओ, बस अभी सिर्फ क्या है PYA एंड डेल्टा वाई एल, ठीक, इतना आपको पता है। फोर्स लगता है और उसका करस्पॉन्डिंग एरिया हम लेके चलते हैं। सबसे पहले जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया जाता है तो पहले उसकी एनालिसिस की जाती है, हिस्टोरिकल एनालिसिस, क्या कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बना, सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मटेरियल, उस मटेरियल पर क्या होना चाहिए, एक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एक मटेरियल हो, उस मटेरियल पर ही तो ये देखना है ना कि जब फोर्स लगेगी तो हमारे पास उस पे किस तरह से जो स्ट्रेन है या डिफॉर्मेशन है वो रियल में कैसे आ रहा होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन का सेंस आपके माइंड में मैं रख देता हूं, ठीक है। एक आपके पास सिंपल रबर है, ठीक है, और एक आपके पास माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, ठीक है, एक रबर है। आप जब उस पर सेम फोर्स लगाओगे तो रबर ज्यादा इलोंगेट होगा, आपको दिखेगा डिफॉर्मेशन, सामने दिखेगा कि रबर ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, जबकि माइल्ड स्टील नहीं इलोंगेट होगा आपके हाथ से, ठीक है। मशीन से तो हो जाएगा बट आपके थ्रू तो नहीं होने वाला, ऐसा दिखेगा नहीं आपको, रियल में हो चुका है, रियल में डिफॉर्म हो चुका है। तो बस वही सेंस हमें लेके चलना है कि मटेरियल कौन सा लिया जाए जिस पर हम स्टडी करें। सबसे पहली चीज तो मटेरियल, जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअली पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए टेस्ट किए गए। समझो इस चीज को, जितने भी इंडिविजुअल मटेरियल हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए, मतलब वो किस तरह से डिफॉर्मेशन में जाते हैं आफ्टर अप्लाइंग द लोड, किस तरह से उसमें स्ट्रेंथ आती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है उस मटेरियल में, उसको चेक करने के लिए हमने इंडिविजुअल मटेरियल पर टेंशन टेस्ट किए। इंडिविजुअल मटेरियल पर कौन से टेस्ट किए, टेंशन टेस्ट किए, ठीक है। टेंशन टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट होता है, हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लेके चल रहे हैं, टेंशन टेस्ट। तो टेंशन टेस्ट अगर हम किसी मटेरियल पर कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम निकालना चाह रहे हैं कि मटेरियल कितना स्ट्रेंथफुल है, ठीक है, टेंशन में, और साथ ही कितना उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है जिसके बाद वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में माइंड में क्या होगा कि हर एक मटेरियल के लिए टेस्ट हुआ, हर एक मटेरियल के लिए ये टेस्ट हुआ। हम यहाँ कौन सी स्टडी करेंगे, कौन से मटेरियल की स्टडी करेंगे? हम यहाँ स्टडी करेंगे माइल्ड स्टील एज ए मटेरियल। क्यों हम यहाँ स्टडी माइल्ड स्टील एज ए मटेरियल क्यों स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं सोम में कि सर माइल्ड स्टील ही यूज करते हैं, माइल्ड स्टील ही यूज करते हैं, ऐसा क्यों? आंसर देगा कोई? जल्दी से बताइए, माइल्ड स्टील ही हम क्यों यूज करते हैं? हमने सिंपली प्लास्टिक, हमने एल्यूमिनियम, हमने कॉपर, इन सारी चीजों का यूज क्यों नहीं किया था? हमने जनरली माइल्ड स्टील का ही क्यों यूज किया? क्योंकि सर इसमें पूरा ग्राफ दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कॉपर में भी पूरा ग्राफ दिखता है, ग्राफ तो दिखता है भरत ठाकुर, ग्राफ तो दिखेगा, ठीक है। बस एक जो आपने पूरा ग्राफ दिखता है उसको एक और वर्डिंग से एकदम क्लेरिफाई करो। डक्टाइल नेचर, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी तो एल्यूमिनियम भी है, डक्टिलिटी जो एल्यूमिनियम भी है, तो एल्यूमिनियम को क्यों नहीं दिखाते हम यहाँ पर, है ना? एल्यूमिनियम का, कॉपर का क्यों नहीं दिखाते, कॉपर का क्यों नहीं दिखाते? हम माइल्ड स्टील का ही क्यों लेके चलते हैं? तो सबसे पहले आप समझ पा रहे हो कि मैं ये हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्यों क्रिएट कर रहा हूं, जिससे आपके माइंड में रहे कि हाँ हम स्पेसिमेन माइल्ड स्टील का ही क्यों लेके चले, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है इंजीनियरिंग में कि भाई क्यों, व्हाई, ठीक है। तो व्हाई का आंसर यहाँ पर ये मिलने वाला है कि माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि टेंशन टेस्ट में, जो कि टेंशन टेस्ट में एवरी पॉइंट वेयर प्रॉपर्टी चेंजेस, ठीक है, उसको शो करता है। एवरी पॉइंट उसको शो करता है, जहां जहां प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो सारे पॉइंट हमारे माइल्ड स्टील एज ए मटेरियल के लिए हमें देखने को मिलते हैं इस ग्राफ। अगर मैं यहाँ एल्यूमिनियम को लेके चलूं तो एल्यूमिनियम में मुझे यील्ड पॉइंट नहीं दिखेगा जब मैं उस पर टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे उसके लिए एक तरह का ऑफसेट पैरामीटर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एक अपनी तरफ से अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर यील्ड पॉइंट आया होगा, ठीक है। जबकि माइल्ड स्टील में यील्ड पॉइंट यहाँ दिखेगा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही यील्ड पॉइंट नहीं, हम यहाँ दो यील्ड पॉइंट देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा माइल्ड स्टील हम क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर मटेरियल है जो कि ऐसा पर्टिकुलर मटेरियल है जो कि हर एक पॉइंट को शो करता है जहां प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है, जहां पर प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ अलग मीनिंग दिखा रही है कि हाँ यहां से कुछ नेचर चेंज हो रहा है। क्लियर? सबसे पहली चीज हो गई स्पेसिमेन की बात, स्पेसिमेन का मटेरियल की बात। अब बात करते हैं स्पेसिमेन किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिमेन ये लिया हुआ है। आपको याद होगा हम एक स्टडी किया करते थे, आपको याद होगा हम एक स्टडी किया करते थे, अरे यार ये प्रॉब्लम रहती है इसमें। हाँ, हम एक स्टडी किया करते थे, क्या आपने में भी हो सकता है जिस टाइम पर आपका टेस्ट चल रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हो, तो शायद आपने यूटीएम को देखा हो, ठीक है, दैट इज द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अगर आपने लैब में देखा है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो वहां पर आप कुछ ऐसा देखेंगे, मैं बस सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक सिमेट्रिक डायग्राम लेके चल रहा हूँ जहां से मुझे मतलब है, ठीक है। ये इसका नीचे से बेंचमार्क है, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मशीन है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर है बनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लीवर वगैरह होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर प्रेसिंग कर सकते हैं, फोर्सेस बढ़ा सकते हैं, फोर्सेस बढ़ा के स्प्रिंग की हेल्प से इस पर हम टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ये बीच में अंदर से होलो है, ये भी मान लीजिए अंदर से होलो है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना स्पेसिमेन जो कि मैंने अभी यहाँ पर ये दिखाया, यहाँ पर हम अपना ये स्पेसिमेन उठा के और इसमें रख रहे हैं ऐसे, ये स्पेसिमेन उठा के और हम ये इसमें रख रहे हैं ऐसे, ठीक है। मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, ठीक है, बस सेंस को समझिएगा। ये स्पेसिमेन मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब मेन चीज ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, स्पेसिमेन मैंने डायरेक्टली ऐसा ही क्यों नहीं लिया, स्पेसिमेन मैंने ऐसा ही क्यों नहीं लिया, ये रोड मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्यों नहीं ले ली माइल्ड स्टील की, इसे लूं और इसके अंदर रख देता। मैं स्पेसिमेन ऐसा ही क्यों ले रहा हूं और इस स्पेसिमेन की स्टडी ऐसी ही क्यों हो रही है? कोई बता पाएगा स्पेसिमेन में ऐसा ही क्यों ले रहा हूं और इसमें एक्चुअल में जिसकी मुझे एनालिसिस कर रही है वो पार्ट कौन सा है? कोई बता पाएगा इस चीज को? जल्दी से बताइए, किसी को भी आइडिया है मैं स्पेसिमेन ऐसा ही क्यों ले रहा हूं
और इसमें मैं ये वाली पार्ट क्यों उसके अंदर विद होल्ड करा रहा हूं, इसके अंदर, ठीक है, क्लैंप इसके अंदर ही क्यों करवा पा रहा हूं, और ये वाली चीज मैं ऐसी क्यों नहीं ले सकता था कि इतने डाया का, जैसे कि मान लीजिए ये, मान लीजिए डाया है 0.5 इंच का, तो 0.5 इंच के डाया का ही, 0.5 इंच के डाया का ही मैं एक सिंपल रोड लेके और इसके दोनों के बीच में क्लैंप कर देता। ठीक है, मिडिल पार्ट, गेज लेंथ, बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो। क्यों, देखिए आप सेंस समझिएगा इस चीज का। सेंस ये है कि यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी चीज का आपको एनालिसिस करना है, उसमें आपको इलोंगेशन देखना है, डिफॉर्मेशन देखना है, एक्चुअल लेंथ, हमारे पास क्या है डिफॉर्मेशन का, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आप ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक बोलते, अगर आप ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक बोलते, सोचो जरा, अगर आप ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक बोलते, तो आप क्लैंप कहां कर रहे हो, क्लैंप क्या बिल्कुल इस जगह कर रहे हो, नहीं ना, क्लैंप क्या बिल्कुल इस जगह कर रहे हो, नहीं ना, क्लैंप तो फिर यहां अंदर से करोगे ना, ऐसे कुछ करोगे ना। तो अगर क्लैंप आप ऐसे करोगे तो ओरिजिनल लेंथ क्या उतनी ही रह गई, क्या यहां पर डिफॉर्मेशन आएगा इतने पार्ट पर, क्या यहां पर इतने पार्ट पर डिफॉर्मेशन आएगा, यस और नो, जल्दी से आंसर बताओ, सोच पा रहे हो तो, ठीक है, क्या यहाँ पर डिफॉर्मेशन आएगा, जो उसके अंदर क्लैंप्ड पार्ट है क्या उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, नो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि क्लैंप जिस पार्ट को कर लोगे उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या बचेगी, ये वाला पार्ट, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या बचेगी, जो डिफॉर्म हो रहा है, जो डिफॉर्म हो रहा है, और डिफॉर्म कितना हो रहा है, यहां से लेके यहां तक ये डिफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम ये स्पेसिमेन डायरेक्टली सेम डाया का लेके क्लैंप नहीं कर सकते, पहली चीज, ठीक है। अब यहां पर हम ज्यादा एरिया क्यों रख रहे हैं, हम कम एरिया भी तो क्लैंप करा सकते थे। तो आप एक चीज देखिएगा, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, कहा गया भाई, हाँ, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम स्ट्रेस आएगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम स्ट्रेस आएगा, तो वही सेंस मेरा यहाँ क्लैंप के लिए हम यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम एरिया को क्लैंप करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर डिफॉर्मेशन के चांसेस कम रहेंगे, इसी वजह से हम यहाँ वाला एरिया ज्यादा रखते हैं और जो हमारा गेज है वो कम रखते हैं। स्पेसिमेन आपका ऐसा भी तो हो सकता था ना, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़ी चलोगे, स्पेसिमेन ऐसा भी तो हो सकता था ना, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग चलोगे, नहीं ना। तो ये जो पार्ट है ये क्रिटिकल हो जाता, ये क्रिटिकल हो जाता अगर हम स्पेसिमेन ऐसा लेके चलते थे, ये सेफ रहता क्योंकि इसका एरिया ज्यादा था, तो ये सेफ रहता एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस पार्ट, ये सेफ रहता, इस वजह से ये नहीं टूटता, क्या टूट जाता, यहां से ये टूट जाता, ठीक है, जब जिस टाइम पर आप इसे खींचते, मान लीजिए यहाँ वाले पार्ट से ये चीज ब्रेक हो जाती, क्योंकि यहाँ पर एरिया हो जाता कम तो स्ट्रेस हो जाती ज्यादा, इसका मतलब ये चीज ब्रेक हो जाती क्योंकि ये क्रिटिकल हो जाता। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ हम, अब उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिमेन हम ऐसा ही क्यों लेते। ये 2-3 क्वेश्चन क्रॉस चेक हमने किया, क्रॉस चेक हमने किया और उससे हमने फाइनल एक आउटकम निकाला कि हमारे पास स्पेसिमेन ये जो है वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। साथ ही हम स्पेसिमेन में ये ऐसे क्यों बनाते हैं ग्रुप, हम उस चीज को डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं बना दिया, ऐसे क्यों नहीं बना दिया, कोई बता पाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बता पाएगा कोई कि ऐसे क्यों नहीं बना दिया डायरेक्ट, हमने उसे क्यों ऐसा ग्रुप दिया, ठीक, बताइए क्यों कर्विकल नेचर दिया हमने उस पर। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर मैकेनिकल स्टूडेंट तो एटलीस्ट करें। बहुत बढ़िया अमित यादव, बहुत बढ़िया, दैट इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात होती है तो ये चीज ऐसे जाती है, ये चीज ऐसे जाती है। ये वाला पार्ट बेसिकली सिविल स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं रहेगा, बट मैकेनिकल को ये चीज समझ में आनी चाहिए। मैं आपको स्ट्रेस में समझाऊंगा, सिविल स्टूडेंट को भी समझाऊंगा मैं स्ट्रेस में, कि ये जो एक्चुअल में स्ट्रेस होती है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पर कैसे होती है और रियल स्ट्रेस एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन पर कैसे होती है, ये चैप्टर 2 में आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो ये क्या होता है कि अगर मैं अचानक से करता तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन मेरी अचानक से चेंज होती, अचानक से चेंज होती, जबकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन मेरी उस तरह से है जो कि ग्रेजुअली चेंज हो रही है, ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जितना ये और ये वाला पार्ट है ये इजीली क्या होगा, डिफॉर्म होगा, ना कि यहाँ से सीधा ब्रेक, ना कि यहाँ से सीधा ब्रेक, और इस कंडीशन में ये हो जाएगा ब्रेक, यहाँ से क्या होगा, डिफॉर्म होगा इजीली, ठीक है, डिफॉर्म मतलब अपने जो लेंथ है उसमें चेंज करेगा इजीली, यहाँ से ब्रेक फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यहाँ पर क्या है, कम है,
ठीक है, तो ये सेंस लिया जाता है, इसीलिए फिगर ऐसा बन के आता है। अब उम्मीद है यहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद आपको स्पेसिमेन का फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो डायरेक्टली कभी कभी आप जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेट जेई टाइप की क्वेश्चंस आप पेपर्स देखते हैं या पीएसयू के भी पेपर्स देख लें, तो उसमें कभी कभी एनालिटिकल पार्ट आ जाता है। एनालिटिकल पार्ट क्या है, जो कि हमारा एक टाइप से थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि स्पेसिमेन की लेंथ कितनी होती है, स्पेसिमेन की जनरल या स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है। तो स्पेसिमेन की जनरल या स्टैंडर्ड लेंथ होती है 2 इंच। 2 इंच, इस चीज को याद रखिएगा, फिगर आप बना लीजिए, उसमें इस चीज को मेंशन कर दीजिए 2 इंच। जबकि इसका जो डाया होता है, ये डाया जो है ये होता है 0.5 इंच। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि हमेशा 2 इंच का ही बने? हमेशा 2 इंच का ही बने? नहीं ना भाई, किसी की लैब में हमारे पास इस तरह की रोड नहीं है, हमने क्या किया है, डाया कम ले रखा है। ठीक है, तो उसी को मैंने क्लैंप कर दिया। ठीक है, उसी को क्लैंप करके और फाइनली उसी को मैं टेंशन टेस्ट में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि 2 इंच एंड 0.5 इंच हो, बट जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, ये एएसटीएम ने स्पेसिफाई किया। एएसटीएम क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। जब आप एज ए इंजीनियर बनोगे तो आपको ये टर्म देखने को मिलता रहेगा डिजाइन में, एएसटीएम नंबर्स। तो एएसटीएम ने पहले से ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो मेरा LYD रेशियो होता है वो 4 होता है, याद रखिएगा इसको। जो मेरा टेस्टिंग सैंपल होता है, जो जिससे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बन के आता है किसी भी सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ, तो बात हो रही थी यहाँ पर एएसटीएम नंबर। एएसटीएम आपने जरूर सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिकन एएसटीएम ने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि LYD रेशियो फॉर एवरी स्पेसिमेन, LYD रेशियो हमारा 4 रहने वाला है, जो कि फिक्स है। तो अगर जैसे कि मैं इस स्पेसिमेन में मैंने माना कि स्टैंडर्ड हम साइज लेके चलते हैं 2 इंच, तो ऑब्वियस है कि डायामीटर को आपको 0.5 रखना पड़ेगा, तभी LYD रेशियो हमारा 4 रहेगा। ठीक है, तो आप अगर मान लेते हैं कि आप अगर 10 सेंटीमीटर का, आप अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ का, गेज लेंथ का, इसे हम बेसिकली गेज लेंथ बोलते हैं, गेज लेंथ का अगर स्पेसिमेन लेके चलते हो तो उसका डाया कितना रखोगे? उम्मीद है आप आंसर दे पाओगे, कितना रखोगे? 2.5 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 2.5 सेंटीमीटर का डाया रखना है। उम्मीद है यहाँ से स्पेसिमेन वाली कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्पेसिमेन वाली कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, गेज लेंथ कहां से कहां तक होगी? ये पर्टिकुलर यहाँ, जब ये कर्व खत्म हो चुका होगा, जब ये कर्व खत्म हो चुका होगा उसके आगे हमारी क्या है? गेज लेंथ है, और इसे हम बोलते हैं गेज डाया। इसे हम बोलते हैं गेज डाया, एंड दिस इज द गेज लेंथ, दिस इज द गेज लेंथ। ठीक है, यहां तक ये छोटी छोटी कहानियां मुझे बताइए समझ में आ गई या नहीं? स्पेसिमेन की कहानी, टेस्टिंग की कहानी, क्यों हम माइल्ड स्टील लेके चल रहे हैं, ये चीजें समझ में आ गई? यस और नो? बताइए सभी, स्पेसिमेन ऐसा ही क्यों लिया गया, समझ में आ गया? ओके गुड। चलिए, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की कहानी को लेते हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं हुक साहब। हुक साहब ने क्या किया? हुक साहब ने स्टार्टिंग की, इस स्पेसिमेन को यूटीएम में फंसाया। ठीक है, फंसा दिया यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने फोर्स लगाना शुरू किया। तो ये जो ग्राफ एक्चुअल में मिलने वाला था, ये ग्राफ एक्चुअल में उन्होंने जो देखा, मैं इस चीज को हटा देता हूँ, ये ग्राफ जो एक्चुअल में उन्होंने देखा वो किस चीज का देखा, ये देखिएगा। देखो, क्या चीज आप मेजर कर सकते हो जो हम स्केल पर मेजर कर सकते हैं? मुझे पहले ये बताइए, स्केल पर आप स्ट्रेस मेजर कर सकते हो? बताओ, स्केल पर किसी इंस्ट्रूमेंट से आप स्ट्रेस मेजर कर सकते हो? यस और नो? किसी इंस्ट्रूमेंट से आप स्ट्रेस मेजर कर सकते हो? नो, है ना? ये तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्ट्रेस किसी इंस्ट्रूमेंट से तो मेजर नहीं कर सकते, तो क्या मेजर कर सकते हो? फोर्स कर सकते हो या नहीं? फोर्स कर सकते हो, बिल्कुल फोर्स कर सकते हो, बिल्कुल। एक और बात बताओ,
क्या स्ट्रेन डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? स्ट्रेन डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, एक्चुअली स्ट्रेन स्ट्रेन गेज से मेजर होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन गेज। बट स्ट्रेन गेज का भी जो मेन काम होता है, कहते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रेन को मेजर करता है स्ट्रेन गेज, वो एक्चुअल में किस चीज को मेजर कर रहा होता है? डिफॉर्मेशन को। वो किस चीज को मेजर कर रहा होता है? डिफॉर्मेशन को। फिर इस डिफॉर्मेशन से हम पर्टिकुलर ओरिजिनल लेंथ को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में हम उसे स्ट्रेन गेज बोल देते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल में वो किस चीज को मेजर कर रहा होता है? डिफॉर्मेशन को, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, जो मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, दैट इज द फोर्स एंड डिफॉर्मेशन, फोर्स एंड डिफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब पी एंड डेल्टा, ठीक है। तो हुक साहब क्या करेंगे? हुक साहब सीधा स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व बना सकते हैं क्या? नहीं। वो किस में कर्व बनेगा? वो कर्व बनेगा फोर्स एंड डिफॉर्मेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं यहाँ पर, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैंने ये पॉइंट, एक मैंने ये लाइन ली, एक मैंने ये लाइन ली, मतलब एक रेफरेंस में लेके चल रहा हूं डिफॉर्मेशन की, डेल्टा की, एक लेके चल रहा हूं मैं डिफॉर्मेशन की, डेल्टा की, और एक लेके चल रहा हूं मैं फोर्स की, फोर्स की, ठीक है। तो ये हुक साहब ने क्या किया, अब जरा समझिएगा इस चीज को। जो यहाँ स्पेसिमेन था, हमें मतलब कौन से वाले पार्ट से है? हमें मतलब है इतने पार्ट से, है कि नहीं। अब ये जो दुनिया है, इस दुनिया में से सिर्फ इतने पार्ट को अपने माइंड में निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को अपने माइंड में रखो, ठीक है। ये स्पेसिमेन है, कहाँ लगा दो? यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये जो पार्ट था ये अपने माइंड में यहाँ ले आओ, ठीक है, ले आए। अब क्या करो, अब इस पर इलोंगेशन करो, पी फोर्स लगाओ इस पर, इस पर एक पी फोर्स लगाओ दोनों तरफ से। कहाँ लग रहा है एक्चुअल में? ये है मेरा थ्योरेटिकल सेंस, है ना, कि हम सोच रहे हैं ऐसा। एक्चुअल में कहाँ लग रहा है ये? यूटीएम पर, यहाँ इस पर, यहाँ पर हम टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फोर्सेस हम बढ़ा रहे हैं, रियल में फोर्सेस हम बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस है, स्टार्टिंग में जब P इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए तो भाई मैंने सारी चीजें समझाई हैं आपको। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, रियल एंड थ्योरेटिकल दोनों समझाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रियल में तो रियल ही लेके चलेंगे, मतलब फोर्सेस हम बहुत जल्दी नहीं बढ़ा रहे होंगे, धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यही जो सेंस है वो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम यहाँ पर धीरे धीरे फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं हम धीरे धीरे इस चीज फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, तो फोर्सेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। फोर्सेस 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद ये जो फोर्स है, फोर्स एंड डिफॉर्मेशन कर्व में, ठीक है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स अपना डिफॉर्मेशन को ही तो चेक करोगे, चेक कीजिएगा जरा इस चीज को यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। क्या पहली चीज मैं यहाँ पर जो आपसे लेके चल रहा हूं, आप अपने माइंड में अभी क्या रख रहे हो? अभी अपने माइंड में रखते हो कि बॉडी अगर ऐसे पी फोर्स से लेके जाऊं, तो मुझे जरा एक आंसर दीजिएगा। बॉडी ऐसे जाएगी, बॉडी डिफॉर्म ऐसे होगी ग्रीन कलर से, या फिर बॉडी डिफॉर्म ऐसे होगी? इसको मैं फिर से बना देता हूं यहाँ पर, या फिर बॉडी डिफॉर्म ऐसे होगी। आपके माइंड में क्या चलता है? ये भी पी फोर्स लग रहा था, बिल्कुल सेम है। दो फिगर है, एक तो ऊपर वाला फिगर है 1, एक सेकंड वाला फिगर है 2। तो 1 फिगर में बॉडी ऐसे ग्रीन कलर में डिफॉर्म होगी या फिर ऐसे पिंक कलर में डिफॉर्म होगी, बताइए कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ग्रीन, ठीक है। आपके माइंड में क्या चल रहा है? ग्रीन, ठीक है। जो माइंड में चल रहा है अभी वही लेके चलना, ठीक है। अभी जो माइंड में चल रहा है वही लेके चलना फिलहाल के लिए, ठीक है। एरिया का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, इस एरिया के कॉन्सेप्ट को मैं अभी स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में लेके चलूंगा, कि जो आपके माइंड में चलता है, ठीक है, आपने जो ये रखा कि सर ऐसे ही जाता है, ऐसे नहीं जाता मटेरियल, आपने एक चीज को फिक्स कर लिया। किस चीज को माइंड में फिक्स कर लिया है? डेंसिटी को, कि डेंसिटी कांस्टेंट है मेरी। भाई जब मैंने आपसे बोला कि रियल में जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, तो आज तक आप ये सोचते थे कि ये डिफॉर्म नहीं होता, जबकि मैंने प्रूफ कर दिया कि ये डिफॉर्म होता है। तो मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता आपको कि डेंसिटी चेंज कर सकते हो आप?
ठीक है, सॉलिड की भी। तो वो सेंस मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर 2 में। अभी फिलहाल जो माइंड में चल रहा है वही लेके चल लो, ठीक है, कि ये चीज ऐसे इलोंगेट हो रही है, ठीक है, तो ये चीज ऐसे इलोंगेट हो रही है, बट मैं फिगर वाइज इस चीज को यहाँ पर ऐसे दिखाऊंगा, मैं फिगर वाइज इस चीज को ऐसे दिखाऊंगा, एरिया को कांस्टेंट रखते हुए। क्यों ऐसा, क्यों? ये पूरा का पूरा फिगर जो बनने वाला है वो थ्योरेटिकल बनने वाला है। हुक साहब ने भले से ही एक्सपेरिमेंट रियल किया, बट उन्होंने अजम्पशन लिए थ्योरेटिकल। वो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से अजम्पशन थे। अभी फिलहाल फोर्स एंड डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा या नहीं, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा या नहीं। तो यहां पर एक बात बताइए, डिफॉर्मेशन क्या फोर्स की वजह से आया या फोर्स डिफॉर्मेशन की वजह से आया? मुझे ये आंसर दीजिए। यहां पर फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है या डिफॉर्मेशन की वजह से फोर्स आ रहा है? फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है, जल्दी से आंसर दो। फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है। मैं इस पर क्यों इंफेसिस कर रहा हूं? आप कहोगे मैं इस पर क्यों इंफेसिस कर रहा हूं? क्योंकि आप ही ये बोलोगे फिर कि सर ऐसे तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आना चाहिए। मैं यहां पर आपको कंफ्यूज भी करना चाहूंगा, इसीलिए मैं इस चीज पर ध्यान देने वाला चाह रहा हूं आपको कि फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है आपने कहा, और बिल्कुल बात भी सही है। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो जरा ग्राफ बनाओ, जरा ग्राफ बनाओ। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि अगर फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है तो हुक साहब ने ये देखा, हुक साहब ने ये देखा, जैसे जैसे इसको उन्होंने इंक्रीज किया, फोर्स को जैसे जैसे उन्होंने इंक्रीज किया, क्या देखते हैं वो, जरा सोचिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि ये मान लीजिए 10 mm की लेंथ है, एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए, चलिए 10 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इस 10 सेंटीमीटर में अगर मैं यहां पर 10 न्यूटन लगाता हूं तो इसमें 1 mm का इंक्रीमेंट आ जाता है, एग्जाम्पल समझिएगा। 10 न्यूटन लगाता हूं तो 1 mm का इंक्रीमेंट आ जाता है। ये चीज कहां देखी जा रही है? ये चीज देखी जा रही है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? 10 न्यूटन पर कितना mm? 1 mm का चेंज, ठीक है। 10 न्यूटन पर 1 mm का चेंज, बात क्लियर है। फिर क्या देखा सर ने? सर ने ये देखा कि जब मैं 10 न्यूटन से और बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे फोर्स और बढ़ा रहा हूं, 20 न्यूटन पर पहुंचा, तो 20 न्यूटन पर वो क्या देखते हैं? 20 न्यूटन पर देखते हैं कि अब 1 mm का डिफॉर्मेशन नहीं बचा है, अब कितना हो गया? 2 mm का। ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं 2 mm का, ठीक है। तो जरा ये पॉइंट और दिखा दोगे, पॉइंट दिख जाएंगे। ये तो हो गया 10 और 1 mm वाला, ये हो गया 20 एंड 2 mm वाला। फिर थोड़ा और फोर्स बढ़ाया तो क्या देखा? 30 न्यूटन पर क्या देखा? 30 न्यूटन पर आ रहा है 3 mm, 30 न्यूटन पर आ रहा है 3 mm। तो ये जो पॉइंट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, यही एनालिसिस हुक साहब ने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर की थी, उन्हें यही मिला था, ठीक है, इस पर्टिकुलर माइल्ड स्टील के लिए। तो उन्होंने क्या मिला कि उन्हें मिला, जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो उन्हें मिली एक स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट ये वर्ड था, उन्हें मिली एक स्ट्रेट लाइन जब उन्होंने इन पॉइंट्स को मिलाया। इसका मतलब क्या मिला? एक लीनियर रिलेशन। किस किस के बीच में? ये लीनियर रिलेशन किस किस के बीच में मिला? मैं यहीं तक की कहानी की बात कर रहा हूं अभी। ये लीनियर रिलेशन किस किस के बीच में मिला? ये मिला हमारा फोर्स एंड डिफॉर्मेशन के बीच में, ठीक है। जनरली आप ये सोचते थे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सिग्मा एंड एप्सिलॉन है, ये उसका डिराइव्ड रूप है। किसका? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है पी एंड डेल्टा का। समझ में आ रहा है? एफ एंड डी के बीच में हमारे पास ये लीनियर रिलेशन मिला। तो पी एंड डेल्टा को अगर मैं लीनियरली लिखूंगा तो क्या क्या लिखूंगा? दिस इज द पी जो कि किस में है? वाई में, ठीक है। दिस इज द डेल्टा जो कि किस में है? एक्स में, ठीक है। यहां पर जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है? इसका जो रिलेशन आएगा, ये इंडिपेंडेंट यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट है पी। डेल्टा क्या है? डिपेंडेंट। एक्चुअल फंक्शन है ये। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू पी। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा, समझ रहे हो? जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगा। ये चीज याद रखिएगा। डेल्टा प्रोपोर्शनल टू पी होता है, ना कि पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, ठीक है। डेल्टा प्रोपोर्शनल टू पी होता है, ना कि पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। बस यहां इस ग्राफ में मैंने इस पी को वाई लिया हुआ है और डेल्टा को एक्स लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, जबकि एक्चुअल में डेल्टा प्रोपोर्शनल टू पी होता है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के साथ हमारे पास एक कांस्टेंट मिलेगा। अब एक काम कर लो कि यहाँ पर जो डेल्टा प्रोपोर्शनल टू पी आया है, तो डेल्टा इक्वल टू इस पी को मैंने वाई मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने मान लीजिए एक्स मान लिया ऐसे। तो यहाँ पर ये जो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई आया, तो एक्स इक्वल टू मान लीजिए एम वाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या हो गया, एम डैश एक्स, ऐसे ये कुछ इस तरह से आ गया, y इक्वल टू एम डैश एक्स। ये m यानी कि 1/m को मैंने m डैश बोल दिया। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो कैसा आ गया, लीनियर। आपको याद होगा, स्कूल लेवल थिंग है ये, कि आपको याद होगा y इक्वल टू एम एक्स हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, और वही ग्राफ मेरा कैसा जाएगा, एक लाइन जाएगा, और उस लाइन में ये जो रिलेशन होता है दैट इज द एम डैश, जिसे हम स्लोप बोलते हैं। यहाँ मैंने एम डैश लिया क्योंकि यहाँ एम ले लिया था, ठीक है, नहीं तो एम ले सकता था मैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप। उम्मीद है ये चीज आपको याद होगी, tan थीटा बोला करते थे इसे, सभी को याद है ये चीजें, जल्दी से बताओ ये सुनो। यहाँ पर इसे tan थीटा बोलते थे, ये हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी लाइन की, याद है? ठीक है सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लीनियर रिलेशन आया, इस लीनियर रिलेशन का ही प्रूफ हमारे हुक साहब ने दिया था एक्सपेरिमेंट करके, किस किस चीजों का, फोर्स एंड डिफॉर्मेशन का। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो ये है नहीं, ये तो फोर्स एंड डिफॉर्मेशन कर्व है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे इजाद हुआ? अब हुक साहब ने अपनी खुरापात दिखाई यहाँ पर, उन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर फोर्स जो लग रही है, फोर्स है एंड डिफॉर्मेशन है, ये तो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, पी भी मैं देख पा रहा हूँ, डेल्टा भी मैं देख पा रहा हूँ, मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट अस एज्यूम, उन्होंने कहा लेट अस एज्यूम एरिया इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड फॉर स्ट्रेन, और उन्होंने कहा फॉर स्ट्रेन वी कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वी कैलकुलेट strain on, we calculate instantaneous strain on the basis of original length, on the basis of original length। ऐसे ही मेरे पास और एरिया कांस्टेंट रख के इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस किसके बेसिस पर कर रहा हूं, ओरिजिनल एरिया के बेसिस पर कैलकुलेट, ओरिजिनल एरिया के बेसिस पर कैलकुलेट। तो यहां पर जो एजम्पशन रखा गया वो देखिएगा, जो सिग्मा था, स्ट्रेस था, दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया, जो स्ट्रेस था दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो एरिया है अगर मैं कांस्टेंट मान लूं कि जो एरिया है, जैसे मैंने इस फिगर में आपको समझा, पूछा था आपसे और आपने इसका आंसर भी दिया था मुझे इस वाले फिगर में, कि आपने कहा कि सर ये चीज ऐसे जाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई आप कुछ भी सोचो, मैं तो ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, मैं तो ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, तो बताओ आप क्या कहोगे उससे? भाई उन्होंने तो एज्यूम कर लिया, अब एज्यूम कर लिया तो हमें तो ऐसा मानना पड़ेगा, तो अभी मान के चलो, अभी मान के चलो कि हमने यहाँ पर एरिया को एज्यूम किया हुआ है, मतलब चाहे ये फ्रैक्चर ही क्यों ना हो जाए, यहाँ पर हम एरिया मान के क्या चलेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पर एरिया मान के क्या चलेंगे, कांस्टेंट, चाहे ये फ्रैक्चर ही क्यों ना हो जाए। और आपको पता है कि ये फ्रैक्चर होगा तो इसका एरिया कम होगा, फिर भी आपको एरिया कम नहीं लेना है, ये चीज याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, फिर भी आपको एरिया कम नहीं लेना है, चाहे आपको पता है कि यहाँ पर एरिया हमारा कम होगा, 100% होगा। ये आपको दिखता है कि जब नेकिंग आती है तभी तो चीज टूटती है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ठीक। तो ये है, ये यहाँ पर हमने क्या प्रूफ, यहाँ क्या एज्यूम किया कि ये है कांस्टेंट, ठीक है, ये है कांस्टेंट। ऐसी ही दूसरी चीज एज्यूम किया कि स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ, मतलब डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इस ओरिजिनल लेंथ को हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट, ठीक है, इसको हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट। मतलब स्ट्रेन की जो स्टडी होगी वो हमेशा ओरिजिनल लेंथ से होगी, चाहे डिफॉर्मेशन कितना भी हो जाए। स्ट्रेन इज ऑलवेज इन द परसेंटेज,
स्ट्रेन इज ऑलवेज इन दी परसेंटेज। परसेंटेज क्यों? क्योंकि मीटर अपॉन मीटर, मीटर अपॉन मीटर तो क्या हो जाएगी ये, एक तरह से परसेंटेज कि कितना परसेंट चेंज हुआ। अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। अभी मुझे थ्योरेटिकल सेंस को लेके चलना है कि अगर ये चीज कांस्टेंट मान ली, ये चीज कांस्टेंट मान ली पूरे प्रोसेस के लिए, तो जरा एक बात बताइए, जो पी का पैटर्न था चेंज होने का, जो फोर्स का पैटर्न था चेंज होने का, और जो डिफॉर्मेशन का पैटर्न था चेंज होने का, और जो हमें यहां पर पी एंड डेल्टा कर्व मिला था, क्या यही पैटर्न, मैं बात कर रहा हूं पैटर्न की, क्या यही पैटर्न मुझे सिग्मा एंड एप्सिलॉन का नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ने उसे डिवाइड किया है जो कि है कांस्टेंट। यहां पर उसे सिर्फ एक वैल्यू ने डिवाइड किया है जो कि है कांस्टेंट। इसका मतलब अभी भी जैसे पी चेंज हो रहा था वैसे ही डेल्टा चेंज हो रहा था, तो इसी हिसाब से जैसे पी चेंज हो रहा तो सिग्मा भी उसी हिसाब से चेंज होगा, जैसे डेल्टा चेंज हो रहा तो एप्सिलॉन भी उसी हिसाब से चेंज होगा। बस सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस होंगे? वैल्यू का मैग्नीट्यूड, मतलब उस पर्टिकुलर सिग्मा एंड एप्सिलॉन के मैग्नीट्यूड चेंज होंगे। किससे? पी एंड डेल्टा से। क्यों मैग्नीट्यूड चेंज होंगे? क्योंकि यहां पर एरिया से डिवाइड है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा एरिया का, यहां पर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा ओरिजिनल लेंथ का। बट पैटर्न अभी भी क्या आएंगे? सिमिलर, जैसे पी डेल्टा गया था वैसे ही सिग्मा एप्सिलॉन जाएगा। दिस इज क्लियर और नोट? जल्दी से बताइए, दिस इज क्लियर और नोट कि जो हमारे पास सिग्मा एंड एप्सिलॉन है वो जो ग्राफ जाएगा वो भी पी एंड डेल्टा के बेसिस पर ही जाएगा, अगर मेरा ए एंड एल नोट कांस्टेंट है। क्लियर है? सभी बताइए जल्दी से। अगर मेरा ए एंड एल नोट कांस्टेंट है तो क्या मेरा ग्राफ सिमिलर नहीं जाएगा जैसे पी एंड डेल्टा गया था? यस यस, सभी को क्लियर है। और अगर ये पी एंड डेल्टा मेरा जैसे गया था तो कैसा था? वो लीनियर था, तो हमारा सिग्मा एप्सिलॉन भी क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, ये क्या है? ये पूरे का पूरा ग्राफ कैसा है? अजम्पशन बेसिस पर। ये पूरे का पूरा ग्राफ कैसा है? अजम्पशन बेसिस पर। आप कहोगे सर अजम्पशन ही क्यों पढ़ रहे हैं? भाई यही हमारे सिलेबस में, यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ, अमित यादव कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पी एंड डेल्टा की हमारे पास बात हो गई है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कहता हूं सिग्मा और इसको कहता हूं एप्सिलॉन, तो यहाँ जैसे जैसे भी पी डेल्टा कर्व गया था वैसे ही वैसे मुझे सिग्मा एप्सिलॉन कर्व को भेजना होगा ऐसे। ठीक है, सॉरी ये लीनियर बनाना है। ठीक है, इसे अलग से बना लेते हैं ऐसे। ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ यहां से यहां तक गया। अब आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स, अब आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स। देखो फिर गायब। अब आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स। क्या पॉइंट? अब देखते हैं इस चीज को। एक सेकंड, हाँ देखिएगा, यहाँ सिग्मा एंड एप्सिलॉन था। हमने क्या देखा कि हमारे पास एक स्पेसिमेन था, ये रहा। हमारे पास एक स्पेसिमेन था, ये रहा। इस स्पेसिमेन को मैंने जब इलोंगेट किया था तो ये इलोंगेट होके यहां तक पहुंचा, इलोंगेट होके ये यहां तक पहुंचा। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे मैं इस पर फोर्स लगाता हूं ये इलोंगेट होगा, ये इलोंगेट होगा, ये इलोंगेट होगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा ठीक है वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पर जो ये फोर्स आपने लगाया था इसको छोड़ दो, इसको फोर्स को हटा दो, तो ये अपने आप को रिगेन करेगा, ये अपने आप को रिगेन करेगा और अपनी पुरानी अवस्था में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसी ऊपर वाली थी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं इस पर फोर्स हटा देता हूं तो ये अपने रिगेन करेगा, अपनी पुरानी अवस्था को यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। बात क्लियर है? तो ये यहाँ तक, जहां तक, अब समझिएगा, एक है लीनियर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक है इलास्टिक लिमिट। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। जहां तक मेरा ये ग्राफ लीनियर है, लीनियर इन द सेंस कि जो मेरा यहां पर डेल्टा प्रोपोर्शनल टू पी था या पी इक्वल टू एम डैश डेल्टा आया था जो हमने माना हुआ है उस ग्राफ के अंदर, तो जो ये लीनियर लिमिट है या लीनियरिटी जो हमारे पास दिख रही है, ये रिलेशन, उस लीनियरिटी रिलेशन का कहां तक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं, आपने ये तो समझ लिया था कि 10 पर 1 है, 20 पर 2 है, 30 पर 3 है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहुंच गए 100 पर, तो 100 पर मैंने क्या देखा? आंसर दो, 100 पर क्या होना चाहिए?
100 पर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए, उसमें कितना इलोंगेशन आना चाहिए 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से कितना इलोंगेशन आना चाहिए, जरा पहले एज्यूम करो, अपने माइंड में सोचो उन चीजों को। हाँ अमित जी, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, पहले मुझे इसका आंसर दो। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ तक 100 तक पहुंचे हम, तो 100 पर कितना आना चाहिए उसके सेंस में, 10, वेरी गुड 10, ठीक है, तो 10 mm आना चाहिए। फिर क्या देखा, समझो, यहां तक तो लीनियर था, हम क्या देखते हैं, अब मैं हुक साहब के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन, चलो पहले मैं आपका आंसर दे देता हूँ अमित यादव, आपका आंसर दे देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एंड इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, ठीक है। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस का मीनिंग होता है एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई एक्चुअल जो एरिया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का मतलब होता है एक्चुअल डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ जो उस पर्टिकुलर टाइम पर है, जो उस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन पर ओरिजिनल लेंथ है, वो ओरिजिनल मतलब उस इंस्टेंट पर जो लेंथ थी जब आप उस पर फोर्स और बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यहां अभी इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है उससे सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टेंट की बात समझो, ठीक है। बाकी इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एंड इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन में आगे समझाऊंगा जब मैं ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर्व पढ़ा रहा हूँ, जब मैं ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा इंस्टेंटेनियस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पर सीधा ओरिजिनल की बात कर दी है, तो चाहे वो इंस्टेंटेनियस लिया जाए या सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन लिया जाए, दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, सेम मान के चलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मैंने क्या किए हैं, ओरिजिनल के बेसिस पर कैलकुलेट किए। ओरिजिनल मतलब कॉन्स्टेंट के बेसिस पर। क्लियर है अमित यादव, क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल पैटर्न उस टाइम पर चेंज होगा, अभी मैं इंस्टेंटेनियस समझाऊंगा, फिर मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन पर बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। अभी देखो हम कहां तक थे, हम थे कि इस पर्टिकुलर पर हमने ये फोर्सेस जब बढ़ाएंगे तो फोर्सेस बढ़ाते हुए हम क्या देखते हैं, ये चीजें कौन देख रहा है, मैं नहीं देख रहा, ये चीजें हुक साहब ने देखी, उसके बाद वो एनालिसिस लिखी गई और हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। बस मैं वो कहानी के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे तो हमने क्या देखा कि एक पॉइंट तक ये सारी की सारी चीजें लीनियर जा रही हैं, लीनियर इन द सेंस कि 10 बढ़ाया तो 1, 20 बढ़ाया तो 2, 30 बढ़ाया तो 3, इसी हिसाब से। तो 100 किया तो 10 mm का डिफॉर्मेशन। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पर 110 करता हूं तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था डिफॉर्मेशन, आपके हिसाब से डिफॉर्मेशन आना चाहिए था 11, है ना। आप यही आंसर देंगे कि सर डिफॉर्मेशन आना चाहिए 11, बट 11 नहीं आया। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंट्स है ना पहले से ही, आपने क्या देखा कि 11 नहीं आया, आपने देखा कि ये 12 आ गया, आपने देखा कि ये 12 आ गया। कहां पर, जब डिफॉर्मेशन, जब आपने फोर्स दी है 110, जब आपने फोर्स दी 110, उसे 120 नहीं दी, आपने फोर्स अभी 110 ही रखी है, बट डिफॉर्मेशन आपने क्या देखा कि सर जी ये आ गया डिफॉर्मेशन 12 आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, बताओ। इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट मेरा इस 1 पर मिलेगा या 2 पर मिलेगा, बताओ। 100 के बाद जब 110 वाला पॉइंट में जोड़ूंगा तो वो क्या 1 पर जोड़ूंगा या 2 पर जोड़ूंगा, बताओ। 2 पर। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ अब कैसा जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो चीज पहले ऐसे थी अब वो चीज हमारी ऐसे होती जा रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो पैटर्न होता है इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे पैटर्न लीनियर ना मिलता हुआ, ये तो मैंने सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लीनियर ना मिलता हुआ ये कैसा मिलता है, कर्विकल। ये कैसा मिलता है, कर्विकल। ये जो देखा गया ये कर्विकल देखा गया, लीनियर नहीं था, ये लीनियर नहीं था, ये कर्व था, ठीक है। अगर ये कर्व था तो इस चीज पर क्या मेरी y इक्वल टू mx सेटिस्फाई कर देगी, जल्दी से बताओ। क्या मेरी y इक्वल टू mx सेटिस्फाई करेगी यहां से आगे, ये मान लीजिए a पॉइंट है तो a पॉइंट से आगे करेगी, नहीं। इसका मतलब यहां पर लीनियरिटी खत्म हो चुकी है। लीनियरिटी कहां तक थी, लीनियरिटी थी a पॉइंट तक। मैंने 100 वगैरह तो एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एक पॉइंट ऐसा था, मेरा समझाने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऐसा था जिस पॉइंट तक हमारा डिफॉर्मेशन या फिर हमारी जो स्ट्रेन है और स्ट्रेस का जो रिलेशन है वो लीनियर आ रहा था। मतलब जैसे जैसे हमारी स्ट्रेन बढ़ रही थी
वैसे वैसे मेरी स्ट्रेस बढ़ रही थी। अब मैंने एक वर्ड यहाँ बोला कि जैसे जैसे मेरी स्ट्रेन बढ़ रही थी वैसे मेरी स्ट्रेस बढ़ रही थी। यहाँ पर चलो मैं इसकी कहानी अभी बाद में करूंगा, पहले आप इस चीज को ही समझो। यहाँ पर तो ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है जिसे मैं लीनियर रिलेशन बोल रहा हूँ, दैट इज द लीनियर, यहाँ पर इसे मैं लिख देता हूँ, दिस इज द लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन मतलब y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर y क्या है मेरा सिग्मा इक्वल टू m, यहाँ पर अभी फिलहाल लिख लो ऐसे ही, और x क्या है मेरा एप्सिलॉन। तो सिग्मा इक्वल टू एम एक्स आ गया ये, या इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं y प्रोपोर्शनल टू x, सो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ये चीज आ गई। ठीक है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब एक चीज बताइएगा मुझे, यहां तक अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो अब मुझे एक चीज बताइएगा, जब आपने कहा था फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो फिर जब एरिया डिवाइड किया तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आना चाहिए, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आना चाहिए, बस एरिया ही तो डिवाइड कर रहे हैं, गलती मत करो। यहां ये क्या है, दैट इज दी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख रहा हूं मैं, दैट इज दी एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन। P इज दी एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है, जबकि ये जो होता है P अपॉन ए, वहां P एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। वैल्यू भले से ही सेम आ जाए, समझ रहे हो एक चीज, कि यहां पर वैल्यू भले से ही सेम आ जाए, इस P एक्सटर्नल की किसके बराबर आ जाए, P इंटरनल, समझिएगा P इंटरनल के बराबर चाहे वैल्यू आ जाए, मान लीजिए 10 न्यूटन है तो P इंटरनल भी 10 न्यूटन आ गया। वैल्यू अलग चीज होती है और सेंस अलग होता है, वैल्यू अलग होती है, सेंस अलग होता है। तो ये जो यहां पर होता है हमेशा सिग्मा में, हमेशा याद रखेगा, स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट, यानी कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट पर्टिकुलर यूनिट एरिया, ऐसे मान के चल सकते हो अभी फिलहाल के हिसाब से। तो ये जो P है, ये P इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो गलती यहां स्टूडेंट करते हैं, वो कहते हैं कि सर जब P एक्सटर्नल की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा था फोर्स की वजह से, तो सर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन क्यों नहीं आ रही? नहीं, यहां पर क्या है, P इंटरनल है। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कब होगा, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कब होगा, जब इस बॉडी के अंदर क्या हो, डिफॉर्मेशन। अगर इस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन ही नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां पर जब ये डिफॉर्मेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल क्या चाह रहे हैं, अपनी अवस्था में वापस आना। ये डिफॉर्म हो गए, दूर दूर हो गए, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या चाहेंगे, अपनी अवस्था में वापस आना। तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों आया, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों आया? तो याद रखिएगा, फोर्स जो कि एक्सटर्नल है उसकी वजह से क्या आया, डिफॉर्मेशन। इस डिफॉर्मेशन को हम सीधा क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये तो एक सिंपल क्या है, एक परसेंटेज कैलकुलेशन है, किसकी किसकी परसेंटेज कैलकुलेशन है, किसकी, डिफॉर्मेशन की। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ तो होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन स्ट्रेन सेम चीज है। तो स्ट्रेन की वजह से क्या आ रहा है, स्ट्रेन की वजह से, डिफॉर्मेशन होने की वजह से इसमें क्या आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल्स में, अगर वो डिफॉर्म ही ना हो, मॉलिक्यूल अपनी जगह से दूर जाए ही ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा क्या? नहीं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिफॉर्म हो रहे हैं, अपनी जगह से अलग जा रहे हैं। तो अपनी जगह से अलग जा रहे हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या है, स्टेबिलिटी, पहले दिन बताया था। तो स्टेबिलिटी का सेंस क्या होगा, अपने आप को फिर से रिगेन करना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएगा तभी तो अपने आप को रिगेन करेगा। वही इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें किसके बराबर है, इस मैग्नीट्यूड के बराबर है, इस मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये P इंटरनल बराबर है P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल ही तो लिया जा रहा है स्ट्रेस में, नहीं, वहां पर लिया जा रहा है P इंटरनल। ठीक है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हमारा क्या कहलाएगा फिर, स्ट्रेस। तो अब जरा इस फ्लो डायग्राम को समझो। इस फ्लो डायग्राम में मैंने क्या बताया आपको कि फोर्स जो एक्सटर्नल है उसकी वजह से आ रहा है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ, उससे स्ट्रेस डेवलप हुई। तो स्ट्रेस इज द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, y इक्वल टू mx, इसमें x क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
है ना भाई। एक्स को आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, वो वाई उसके हिसाब से आया करता था। ग्राफ बनाए थे ना स्कूल में 8th क्लास में, ग्राफ बनाने आते हैं आपको, तो यहाँ पर क्या है कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, वाई उसके हिसाब से निकल के आता था। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ मुझे बताइएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इज ए फंक्शन ऑफ सिग्मा? बताइए इसमें से कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड? एप्सिलॉन इज ए फंक्शन ऑफ सिग्मा या सिग्मा इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन? पहले एप्सिलॉन लिखोगे या पहले सिग्मा लिखोगे? एप्सिलॉन को इंडिपेंडेंट रखोगे या सिग्मा को इंडिपेंडेंट रखोगे? बताओ। ठीक है, वेरी गुड। सिग्मा इज द डिपेंडेंट ऑन द एप्सिलॉन। ग्राफ से चलो, इससे चलो ना, फ्लो डायग्राम से। पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा, पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा। तो सिग्मा इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, नोट द एप्सिलॉन इज ए फंक्शन ऑफ सिग्मा। जबकि डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ पी, कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला। डेल्टा डिफॉर्मेशन इज ए फंक्शन ऑफ पी, कौन से वाले का? एक्सटर्नल वाले का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं साथ में, बहुत बढ़िया। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आपको। मुझे बताइए अब ये वाली कहानी समझ में आ गई? ये वाला जो पार्ट मैंने समझाया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहां से हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे इस वाले ग्राफ के हिसाब से। तो मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा था कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। मैं ये प्रूफ करना चाह रहा था। यहां से प्रोपोर्शनलिटी आ गई। क्यों प्रोपोर्शनलिटी आ रही है यहाँ पर? क्योंकि आपको ये दिख रहा है, पी डेल्टा कर्व से दिख रहा है, ये पी डेल्टा कर्व से आ रहा था, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो आप समझ में आ रहा है एप्सिलॉन इज द इंडिपेंडेंट एंड सिग्मा इज द डिपेंडेंट। ये भी मैंने प्रूफ कर दिया आपको, ये भी प्रूफ कर दिया, सीधा ये भी प्रूफ हो रहा है यहां से यहां तक। तो जहां तक, अब देखो फाइनली समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जहां तक मेरी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या समझ रहे हो इस चीज को? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब जहां तक मेरा लीनियर रिलेशन वैलिड रहता है, वहां तक मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? एप्सिलॉन टू द पावर 1। और इसी एप्सिलॉन टू द पावर 1 और सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन को हम क्या बोल देते हैं? इसी चीज को हम बोल देते हैं बेसिकली हुक्स लॉ। ठीक है, इसी चीज को बेसिकली हम बोल देते हैं हुक्स लॉ। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? याद करो, इस प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन किसकी वजह से आ रहा है? सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन किसकी वजह से आ रहा है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस। यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस जो हैं वो किसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं? वो हैं एक्चुअल में बॉन्डिंग की वजह से, वो हैं एक्चुअल में बॉन्डिंग की वजह से। अगर इनके अंदर बॉन्डिंग ही ना हो तो क्या वो अपने आप को वापस लेके आना चाहेगा? आंसर दो, क्या वो अपने आप को वापस लेके आना चाहेगा अगर बॉन्डिंग ही नहीं है तो? तो यही जो बॉन्डिंग का सेंस होता है, उसी बॉन्डिंग के सेंस को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट्स। इसी बॉन्डिंग के सेंस को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। और यही इलास्टिक कांस्टेंट्स मैं चैप्टर 2 में डील करूंगा। यहाँ क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है? लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल से जो डील करने वाला इलास्टिक कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों? इलास्टिसिटी ऐसा क्यों? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर ई का मीनिंग क्या होगा? ई का मीनिंग यहाँ पर ये होगा, सिंपल, ध्यान से समझिएगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स पर रियल में फोर्स किधर की ओर लग रही है? इधर की ओर, ऐसे। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो बॉन्डिंग है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो बॉन्डिंग है, वही हमारी ई कहलाती है, वही हमारी ई कहलाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स सिर्फ यही थोड़ी होंगे, मॉलिक्यूल्स तो ये भी होंगे ना, मॉलिक्यूल्स तो ऊपर भी होंगे, तो बॉन्डिंग तो ऊपर वालों से भी होगी ना। तो ऊपर वालों से बॉन्डिंग जो है वो ई नहीं कहलाएगी। ई कौन सी वाली कहलाएगी? जो इस फोर्स के सेम डायरेक्शन में,
जो इस एक्सटर्नल फोर्स के सेम डायरेक्शन में बॉन्डिंग की कैपेसिटी है वो मेरी क्या कहलाती है, ई। तो यहाँ जो सिग्मा और एप्सिलॉन है, सिग्मा ये कौन सा वाला लिया गया है, मैंने सिग्मा लिया है लॉन्गिट्यूडनल, एप्सिलॉन लिया है लॉन्गिट्यूडनल, या फिर सिग्मा को मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर सिग्मा को बोल सकता हूँ मैं सिग्मा नॉर्मल, इसे बोल सकता हूँ सिग्मा नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आ रहा है? रेफरेंस ये है, रेफरेंस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। समझा था कल हमने नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल क्या है, ये पी जो फोर्स है वो इसके ऊपर नॉर्मली तो है ना, ट्रांसवर्स तो नहीं है, क्योंकि रेफरेंस हमारे पास क्रॉस सेक्शन उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो नॉर्मल और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है मेरा, लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ वाइज चेंज हो रहा है। तो इसी को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। यहां याद रखिएगा ये जो ई आया है, अब ई आते ही यहां पर ये चीज क्या थी मेरी, नॉर्मल, एंड यहां पर ये थी मेरी लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये एप्सिलॉन मेरा लॉन्गिट्यूडनल ना होके ये एप्सिलॉन कुछ और हो, यानी कि यहाँ फाई हो, यहाँ स्ट्रेन मेरी फाई की हो, तो यहाँ सिग्मा हमारा होगा क्या, यहाँ जो हमारे पास एप्सिलॉन है अगर फाई है तो सिग्मा होगा मेरा टाउ, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई के। तो वहां पर इसे बोलते हैं हम शेयर, इसे बोलते हैं शेयर, ठीक है। तो शेयर में जो ई है वो काम नहीं करेगा, शेयर में क्या काम करेगा, जी। अब आप कहोगे कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, ये लास्ट वाली चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ये वाली जो चीज है ये तब समझ में आएगी जब मैं आपको शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझा चुका हूंगा। तो वो चीज है चैप्टर 2 की। अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये सेंस समझना है कि सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, यानी कि एक लीनियर रिलेशन है। और इसी लीनियर रिलेशन के बेसिस पर, इसी लीनियर रिलेशन के बेसिस पर जो हुक्स लॉ होता है वो कहां तक वैलिड होगा, बताओ मुझे, जो हुक्स लॉ है वो कहां तक वैलिड होगा। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, जो हुक्स लॉ है वो कहां तक वैलिड होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक, या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अजीत सिंह म्यूट कर लीजिएगा। अजीत सिंह आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक, ओके। हाँ, तो बात हो रही थी यहाँ पर कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होगा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक। अभी तो मैंने इलास्टिसिटी समझाया भी नहीं, तो यहां से सीधा आपको आंसर समझ में आ चुका है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जहां तक मेरा लीनियर रिलेशन वैलिड है वहीं तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड है। क्या हुक्स लॉ कभी ऐसे देखा है, ऐसे कभी हुक्स लॉ ऐसा लिखा हुआ देखा है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन स्क्वायर, कभी नहीं देखा ना। तो हुक्स लॉ क्या है मेरा, सिर्फ और सिर्फ जहां तक मेरा लीनियर रिलेशन है, जहां तक मेरा y इक्वल टू mx बन रहा है वहीं तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द राइट आंसर फॉर द वैलिडिटी ऑफ द हुक्स लॉ। उम्मीद है समझ में आ गया। ये हुआ ए पॉइंट की कहानी, जहां तक ये लीनियर था। अभी आगे की कहानी सुनो, इलास्टिसिटी की कहानी सुनो। यहां तक बताइए मुझे ये चीज समझ में आ गई या नहीं, ये सुनो, ये चीज समझ में आ गई या नहीं, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझते हैं इलास्टिसिटी की कहानी। ठीक है, इलास्टिसिटी की समझिएगा क्या है सेंस। सेंस ये है कि आपने यहां तक तो समझ लिया था, यहां तक मुझे आंसर भी दे दिया था कि जैसे जैसे मैं फोर्स हटाता हूं तो ये अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। इस ए पॉइंट के बाद, इस ए पॉइंट के बाद जब मैं 2 पॉइंट तक पहुंचा, इस वाले पॉइंट पर पहुंचा है ना, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर पहुंचा, ऐसे बोल देता हूं, इसे बी पॉइंट बोल दिया। ए से मैं बी पॉइंट तक पहुंचा, तब मैंने क्या किया, तब ये तो देखा कि ये लीनियर बचा क्या, नहीं, ये तो आपने समझ लिया था कि लीनियर नहीं बचा। यहाँ पर 110 पर ये 12 आ रहा था, मतलब ये लीनियर नहीं कुछ कर्व से जा रहा था। पहली चीज तो ये हो गई, इसका मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो चुकी है, हुक्स लॉ यहाँ पर काम नहीं कर रहा। बट साथ ही मैं एक चीज और देख रहा था, ये वाली चीज, साथ ही मैं एक चीज ये और देख रहा था, क्या देख रहा था कि जब मैंने यहां पर फोर्स लगाया छोड़ दिया तो वो अपने आप को रिगेन कर लिया, जब मैंने यहां पर फोर्स लगाया छोड़ दिया तो अपने आप को रिगेन कर लिया। वो स्टेट ये वाली है कि यहां तक फोर्स लगा रहा हूं यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक फोर्स लगा रहा हूं यहां तक पहुंच रहा है। तो जैसे मैंने फोर्स हटाया वो अपने आप को रिगेन कर रहा है। अभी मैंने क्या देखा कि अभी मैंने ये पॉइंट लिया कोई बीच में, है ना, ये कोई बीच में पॉइंट लिया, मान लीजिए 1, है ना, तो इस 1 पॉइंट के हिसाब से इसमें डिफॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसे होगा, इसमें डिफॉर्मेशन यहां तक पहुंच गया मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जाके मैंने फोर्स को छोड़ा, इस पॉइंट पर जाके मैंने फोर्स को छोड़ा, मतलब रियल में ये चीज चल रही होगी।
फोर्स को मैंने हटा दिया, अभी भी क्या देखता हूं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक की तो कहानी ठीक थी, उसके बाद भी अगर मैं फोर्स को हटाता हूं तो ये अभी भी अपने आप को कंप्लीटली रिगेन कर रहा है। क्या देखता हूं मैं अचानक से कि अभी भी फोर्स अगर हटा रहा हूं इस वन पॉइंट पर जो कि इन दोनों के बीच में है कहीं, तो उस पॉइंट पर भी अगर मैं फोर्स हटा देता हूं तो ये अपने आप को अभी भी कंप्लीटली रिगेन कर रहा है, कंप्लीटली रिगेन कर रहा है। अगर ये कंप्लीटली रिगेन कर रहा है आफ्टर आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसमें एक चीज है अभी भी। क्या चीज है अभी भी इसमें है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द कैपेसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी है रीगेन करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ रीगेनिंग इट्स लेंथ और शेप। ठीक है, इट्स लेंथ। तो रीगेन कर रही है, इसका मतलब अभी इसमें इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी है, कहां तक है? कहां तक है? अभी और फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाया, और डिफॉर्मेशन किया। क्या देखते हैं, हुक साहब ने क्या देखा कि एक पॉइंट ऐसा आया, जिसे मैं बी बोल रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट के बाद में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये अपने आप को कंप्लीटली, वर्ड है कंप्लीटली, कंप्लीटली रिगेन नहीं कर रही है, पार्शियली कर रही है। पार्शियली का मतलब क्या हुआ कि ये अभी यहां तक पहुंच जाएगा, कंप्लीट नहीं पहुंचेगा। जब फोर्स हटा दोगे तो रिगेन तो करेगा, बट अपनी पुरानी अवस्था पर नहीं आएगा, थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन ले लेगा। उसे बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाना, मतलब हमेशा के लिए डिफॉर्मेशन आ जाना, कंप्लीटली रिगेन ना कर पाना। तो ये एक बी पॉइंट ऐसा पॉइंट निकला जिस पॉइंट से आगे डिफॉर्मेशन हमारा कंप्लीटली रिगेन नहीं हो रहा, अब आगे जो है वो पार्शियली रिगेन हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने बोला इलास्टिक पॉइंट। इस पॉइंट को हमने बोला इलास्टिक पॉइंट। बी इज द इलास्टिक पॉइंट। उम्मीद है यहां तक ये समझ में आया। जल्दी से बताओ मुझे, इलास्टिक लिमिट का मीनिंग समझ में आया? तो ये इलास्टिक पॉइंट जो है वही हमारा इलास्टिक लिमिट भी कहलाएगा, वही हमारा इलास्टिक लिमिट भी कहलाएगा। यहां तक की कहानी बताओ, समझ में आ गई या नहीं? ये सुनो, ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है सभी को? देखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इतना इजी नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कहानियां इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे मैं ज्यादा एम्फेसिस करता हूं, क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसी होती है जहां से आपको फॉर्म समझने में आती है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है किसी एक मटेरियल के अंदर। ठीक है, यील्डिंग क्या होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है, फेलियर क्या होता है, यील्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्रैक्चर क्या होता है, नेकिंग क्या होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, यील्डिंग अपर एंड लोअर क्या होती है, कार्बन का स्लिपिंग क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे इसमें समझानी होती है। इसीलिए मैं ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो समझाने के लिए क्या था, सीधा कर बना दिया, रट लो। ठीक है, ये चीज भी हो सकती थी, बट ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई है। मैं इसको अब थोड़ा सा एक नीट स्क्रैच कर लेता हूँ आगे, यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप एक काम कर लो, इनके पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये काफी एक साथ में मैंने किया हुआ है, पहले आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके। यहां तक कवर हो गया, ये वाला हो गया, ठीक, ये हो गया, यस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें एक ही उसमें आ रखी हैं। उसके बाद यहाँ की ले लो ये, क्योंकि पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ना, पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, डन। ऐसा नहीं होता है, मैं ये लिख रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एप्सिलॉन का स्क्वायर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई, अब आगे चले। सॉरी, इस वाले को भी और नोट करो, ये यहां से यहां तक ये नोट करो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब ले लो ये यहां तक। इससे नीचे भी है क्या? नहीं, बस यहां तक ऐसे। ठीक है, डन। ठीक, यहां तक की कहानी हो गई है, क्लियर हो गई। आगे चलें अब। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे अब एकदम नीट स्केच बनाना है। यहाँ तक की कहानी जैसे जहां तक हमने खत्म की है वहां तक की बात कर लेते हैं। ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं इसकी। ठीक है, एक ये हो गई।
Uh-oh. ठीक है, एक ही दिस इज द सिग्मा एंड दिस इज द एप्सिलॉन। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है, तो मैं आपके हिसाब से लेके चल रहा हूँ अब चीजों को। सबसे पहले क्या होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, सिग्मा एप्सिलॉन गया लीनियर, मतलब यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए पॉइंट, इसे हम क्या बोल दिए, ए। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ गया, ए से बी गया, कैसा, लीनियर नहीं जाएगा, कर्विकल जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को क्या बोल दिया, बी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ग्राफ कैसा जाएगा, यहां से ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा, यहां से ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा, ये पॉइंट यहां मिला। ठीक है, थोड़ा सा इसे और मैं ऊपर लेके चलता हूं, ऐसे, ठीक, ये पॉइंट ऐसे, बी, इसे सी, सॉरी इसे सी बोल दिया, इसे डी बोल दिया, ठीक है, इसे ई बोल दिया, यहां से देखिएगा, यहां से जाएगा ये कर्व ऐसा, इसे एफ बोल दिया, उसके बाद ये कर्व जा रहा है कुछ यहां से ऐसा, इसे जी बोल दिया। ठीक है, ये होता है यहाँ पर ऐसे। ठीक, अब जरा समझिएगा मैंने क्या क्या किया है यहाँ पर। ठीक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका मीनिंग आपको क्या समझ में आ रहा है, सोम कहाँ तक वैलिड है, बताइए, सोम कहाँ तक वैलिड है, यहाँ तक वैलिड है या नहीं, कहाँ तक वैलिड है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। ये मेरा क्या है, ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये है, इसे लिखेगा अपर यील्ड पॉइंट, ऐसे लिख दो, है ना, बहुत ज्यादा नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। अपर यील्ड पॉइंट, ये डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, ऐसे लिख लो, ये डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एफ को लिखिएगा अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट, ऐसे यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज द लोअर यील्ड पॉइंट, सॉरी अपर यील्ड पॉइंट, this is the lower yield point, this is the ultimate point, ultimate point, and this is the fracture or breaking point, breaking point। ठीक है, यहां जो मैंने ये लिखा था इस तरफ, this is the ultimate, ultimate stress, क्योंकि ये जो लाइन है ये मेरी स्ट्रेस की है। ठीक है, तो मैं इसे स्ट्रेस लिख सकता हूं, दिस इज दी अपर यील्ड पॉइंट, यानी कि यील्ड, अपर यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, पॉइंट स्ट्रेस, एंड दिस इज द लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ठीक है, जो यहां पर दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये क्योंकि ये सिग्मा वाली लाइन है, ठीक है, ये सिग्मा वाली लाइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, स्ट्रेस तो आप समझ ही रहे हो, उसी हिसाब से स्ट्रेन भी आप समझ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां तक, जहां तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वहां तक हमारे पास रूल क्या लग रहा है, ए तक क्या रूल लग रहा है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। अगर ये रूल यहां तक है तो इसके आगे का रूल क्या है, आगे का रूल है सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। ये है आगे का, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। एन की वैल्यू यहां बस 1 नहीं है, ठीक है, यहां कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं है। ठीक है, इस सेंस में क्या होगी वो चीजें मैं आगे लेके चलूंगा। ठीक है, अभी पॉइंट्स देखिएगा, बी तक की कहानी समझ में आ गई थी, बी तक हमारा इलास्टिक लिमिट था, इसके बाद एक पॉइंट आया सी और एक पॉइंट आया डी, और उसके बाद ये वाली चीजें दिख रही हैं। तो पहले मैं आपसे अगर ये कहूं कि बी तक हमारे पास मटेरियल क्या है, इलास्टिक है, दिस इज द इलास्टिक रीजन बोल सकता हूं। ठीक है, इसे मैं इलास्टिक रीजन बोल सकता हूं, बी तक इज द इलास्टिक रीजन। इस इलास्टिक रीजन के बाद में हो क्या रहा है, जरा यहां से समझिएगा, इस इलास्टिक रीजन के बाद में हो क्या रहा है, ये मेरे पास स्पेसिमेन था, इस स्पेसिमेन में स्टार्टिंग डिफॉर्मेशन हुआ ए तक, ये वाला, इस ए के हिसाब से जब मैंने यहां पर फोर्सेस लगा रखे थे तो लीनियर डिफॉर्मेशन आ रहा था, जब मैंने इस पर थोड़ा और फोर्स लगाया तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन यहां तक रहा, बी तक मेरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन रहा, बस मैक्सिमम यहां तक। अगर मैं अब फोर्स और बढ़ाता हूं, अगर मैं अब फोर्स और बढ़ाता हूं तो ये इलास्टिक रीजन में ना जाते हुए ये जाता है यहां से यहां तक, होता है मेरा इलास्टोप्लास्टिक रीजन, इसे मैं बोलता हूं इलास्टोप्लास्टिक रीजन, फुल फॉर्म लिख देता हूं इसकी।
दिस इज द इलास्टोप्लास्टिक रीजन, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इसमें प्लास्टिसिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है, समझो इस चीज को, इसमें प्लास्टिसिटी भी है और इलास्टिसिटी भी है, ठीक है, अपने आप को रीगेन करना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज होगी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। जबकि इस पॉइंट के आगे यहां से है प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक समझ में आ गया था, इलास्टिक समझ में आ गया था, इलास्टिक इज द रिगेनिंग एंड प्लास्टिक इज द जहां पर जो चीज पर्टिकुलर अपनी शेप को डिफॉर्म करके पहुंच गई है वहीं पर रहना, वहीं पर रहना। इसका मतलब अपने आप को परमानेंट डिफॉर्मेशन में रखने की टेंडेंसी। भाई देखो, परमानेंट डिफॉर्मेशन में कोई बॉडी चली गई, अब वो वहां पर स्टेबल अपने आप को मानने लग गई है। परमानेंट डिफॉर्मेशन में कोई बॉडी चली गई, वो अपने आप को वहां पर स्टेबल मानने लग रही है। अगर वो टेंडेंसी उसकी ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू इलास्टिसिटी, तो फिर क्या होगा, मटेरियल में प्लास्टिसिटी ज्यादा है, मटेरियल में अपने आप को रिगेन करने की टेंडेंसी खत्म हो चुकी है, उसमें वही टेंडेंसी आ चुकी है जहां पर वो रहा। जैसे कि एक आलसी आदमी होता है, आलसी आदमी को जहां पर डाल दोगे वो वहीं पर अपने आप को स्टेबल समझ लेता है, ठीक है, उठा के कहीं पर पटक दो वो वहीं पर अपने आप को सही समझेगा कि हाँ मेरे लिए इतना स्पेस ठीक है, ठीक है। ऐसा ही सेंस यहाँ प्लास्टिसिटी में होता है। मटेरियल इलोंगेट हो गया, मटेरियल के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, वो अपने आप को उसी कंडीशन में क्या सोच रहे हैं कि हम स्टेबल हो चुके, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अब इतनी अच्छी नहीं रही है उस वाले मटेरियल से, उस वाले मॉलिक्यूल से मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है यार, जिस जहां पर मैं हूं उतना अच्छा हूं, हमारी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, कमजोर हो चुकी है, इसका मतलब अब जो मैं जितनी दूर हूं उतना ठीक हूं, ठीक है। तो वो जो टेंडेंसी है दैट इज द प्लास्टिसिटी, मतलब अपने आप को परमानेंट डिफॉर्मेशन में हमेशा रखने की टेंडेंसी, तो वो है हमारी प्लास्टिसिटी। तो मटेरियल में अगर मेरा प्लास्टिसिटी तक कंडीशन पहुंच गई, ये प्लास्टिसिटी की कंडीशन पहुंच गई, ठीक है, तो यहां से यहां पर भी ये प्लास्टिक है, इसे बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ये होता है मेरा परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। अभी सिर्फ और सिर्फ लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा अभी परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है, स्टेन हार्डनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये प्लास्टिक रीजन है वो चलता है यहाँ तक, यहाँ तक, ये जो प्लास्टिक रीजन है यहाँ से यहाँ तक चलता है, जिसमें से ये वाला पार्ट होता है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। दिस इज द स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, यहां से यहां तक का होता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और उसके आगे का रीजन होता है मेरा नेकिंग रीजन, इसे हम बोलते हैं नेकिंग रीजन, इसे हम बोलते हैं नेकिंग रीजन, ठीक है, जो लास्ट वाला हो रहा है, ठीक। तो यहां इस सेंस को आप जरा समझिएगा, जब ये सी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, बी तक हमने देखा कि परमानेंट अपने आप को कंप्लीटली रिगेन कर सकता था, ठीक था, बट बी के आगे हम क्या देखते हैं कि सी तक ये अपने आप को, सी से डी तक ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिगेन करता है, मतलब रिगेन कर रहा है बट कंप्लीटली नहीं कर रहा। मतलब कहां तक पहुंच जाता है ये यहां तक पहुंच गया मान लीजिए, तो इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, इसमें डेल्टा परमानेंट आ गया, है ना। जब ये यहां पर हमने फोर्स हटाया तो डेल्टा परमानेंट कुछ ना कुछ है, बट क्या देखा हमने, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन के अंदर ये जो बॉडी है ये जब यहां पर पहुंची है तो अब ये यहीं पर रह गई, जब हमने फोर्स हटाया तो ये यहीं पर रह गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं ऐसी जहां पर ये थोड़ा सा अपने आप को इलास्टोप्लास्टिसिटी दिखाता है, ठीक है, उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा कि इलास्टोप्लास्टिसिटी अभी भी दिखाता है, बट आपको समझाने के लिए अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लास्टिसिटी का सेंस, कि मतलब यहाँ पर आपने फोर्स हटाया तो ये बॉडी यहीं पर रह गई, आगे लेके गए फोर्स हटाया बॉडी यहीं पर रह गई, आगे लेके गए फोर्स हटाया बॉडी यहीं पर रह गई। आगे लेके जाने का मतलब है फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स हटा रहे हो, बॉडी वहीं पर, फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स हटा रहे हो, बॉडी वहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाती है, फ्रैक्चर, टूट जाती है, ठीक है। अभी क्या मान के चलना है समझना, अभी क्या मान के चलना है हर जगह, कैलकुलेशन बेसिस पर एरिया कांस्टेंट। अभी इस वाले ग्राफ के लिए क्या मान के चलना है, एरिया कांस्टेंट, जबकि रियल में यहाँ नेकिंग की सेंस में समझाऊंगा कि नेकिंग में एरिया कैसे चेंज हो रहा होता है, उसकी कहानी में आगे बताऊंगा, बट मान के क्या चलोगे, एरिया कांस्टेंट। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, क्योंकि अजम्पशन जिसे याद नहीं होगा, एरिया कांस्टेंट एंड ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट, ठीक है, जिसे ये अजम्पशन याद नहीं होगा वो इसमें कंफ्यूज रहेगा, तो ये अजम्पशन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि अगर यहां पर ये ओरिजिनल लेंथ करनी है इसका मतलब फोर्स हटाएंगे वो तुरंत यहां पर आएगा, नहीं भाई,
प्लास्टिसिटी के अंदर फोर्स हटाओगे तो वापस नहीं आएगा, यहीं पर रहेगा। बट कैलकुलेशन में ओरिजिनल लेंथ ही लोगे, कैलकुलेशन में ये लेंथ नहीं लोगे कि यहां से हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन यहां से कैलकुलेट होगी ना, फोर्स बढ़ा रहे हैं भले से यहां से, बट कैलकुलेशन अभी भी ओरिजिनल लेंथ से ही होगी, कैलकुलेशन अभी भी ओरिजिनल लेंथ से ही होगी स्ट्रेन की। बात क्लियर है? ओरिजिनल यहां से नहीं होगी अभी कैलकुलेशन, अगर फोर्स आप बढ़ा रहे हो तो। बात ठीक है? तो यहां अब देखिएगा दूसरी कहानी, आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसका रियल पर्सपेक्टिव भी समझने वाली बात है। यहां पर ये जो डिफॉर्मेशन है, चलो पहले मैं सी डी की बात कर लेता हूं, उसके बाद रियल पर्सपेक्टिव बताता हूं। ये सी डी क्या होता है, डीई क्या होता है, ई एफ क्या होता है, एफ जी क्या होता है, उसके बाद मैं रियल से इसको एनालाइज करवाऊंगा आपको। तो सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अपर यील्ड पॉइंट होता है, और ये अपर यील्ड पॉइंट या लोअर यील्ड पॉइंट, जो बोथ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये किस में दिखते हैं? ये माइल्ड स्टील में दिखते हैं, माइल्ड स्टील में दिखते हैं। कब दिखते हैं? कब दिखते हैं? जब आप स्लो डिफॉर्मेशन करवा रहे हो, जब आप स्लो डिफॉर्मेशन करवा रहे हो। अगर आप यहां पर फास्ट लोडिंग करोगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहां पर फास्ट लोडिंग करोगे तो ग्राफ डी से होता हुआ जाएगा, तो फिर सी से नहीं आएगा, वो किससे जाएगा? डी से होता हुआ जाएगा। अब समझ में आएगा कि सी और डी में फास्ट लोडिंग और स्लो लोडिंग का मीनिंग क्या है, अभी समझाऊंगा। यहां पर अगर मैं बोथ पॉइंट माइल्ड स्टील में अगर मिल रहे हैं सी और डी, तो स्लो लोडिंग पर ही ये दोनों मिलेंगे, स्लो लोडिंग पर ही ये दोनों मिलेंगे। जब स्लो डिफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ा रहे हो, तभी सी और डी मिलेगा। अब तो ये सी और डी है क्या? सी और डी एक्चुअल में ये चीज है क्या? क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे मतलब फोर्सेस बढ़ाते हो, तो यहाँ पर एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म हो रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। डिफॉर्मेशन यही तो है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलोंगेशन दिख रहा है। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? स्टील है, याद रखिएगा, दिस इज द स्टील। और कौन सी वाली स्टील है? लो कार्बन स्टील। दिस इज द लो कार्बन स्टील, ना कि मीडियम और हाई। ये है लो कार्बन सिर्फ और सिर्फ, जिसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल स्टील। माइल्ड स्टील का दूसरा नाम होता है लो कार्बन स्टील, तीसरा नाम होता है स्ट्रक्चरल स्टील। सिविल वाले स्ट्रक्चरल स्टील माइल्ड स्टील को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। और हम मैकेनिकल में माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील को बोला जाता है। सिविल स्टूडेंट स्ट्रक्चरल स्टील जो भी आप यूज कर रहे होते हैं अपने बिल्डिंग डिजाइन में, वो आप लो कार्बन स्टील ही यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब ये जो लो कार्बन स्टील है, उसमें जैसे हमने फोर्सेस बढ़ाया, ठीक है, तो मटेरियल के अंदर क्या चीज है? लो कार्बन, मतलब कार्बन भी तो प्रेजेंट है, तो कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो ये कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, यहां पर सिंपल वर्डिंग में, आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं एकदम सिंपल वर्डिंग में बोल रहा हूं कि अगर जैसे मैं सी पॉइंट पर पहुंचा, मतलब सी पॉइंट पर कैसे पहुंचा? फोर्स को बढ़ाते हुए, फोर्स को बढ़ाते हुए मैं स्ट्रेस यहां तक पहुंच गया। अब क्या होता है कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स, सर आवाज चली गई सर आपकी। हम बात कर रहे थे कार्बन से ना। हाँ देखिए, बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि एक है हमारे पास माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का ही दूसरा नाम होता है लो कार्बन स्टील, एंड उसी का नाम होता है स्ट्रक्चरल स्टील। ये जनरली हम सिविल में टर्म यूज करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल स्टील जितने भी बिल्डिंग डिजाइन होते हैं उसमें आप जो स्टील यूज कर रहे होते हो, ठीक है, वो हमारी स्ट्रक्चरल स्टील होती है, मतलब लो कार्बन स्टील। अब ये जो सी और डी वाला फिनोमिना है, एक्चुअल में इसको हम समझते हैं। तो जब ये सी पॉइंट आया, तो सी पॉइंट आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो जो स्ट्रेस है वो बढ़ रही है, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ेगी मतलब स्ट्रेन बढ़ रही है, तो स्ट्रेस बढ़ रही है, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ रही है क्योंकि आप फोर्स एक्चुअल में बढ़ा रहे थे, तो डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए सी तक। कहानी क्या हो रही है? कहानी ये हो रही है कि जो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं येलो कलर में, दिस इज द आयरन मॉलिक्यूल्स। कार्बन मॉलिक्यूल्स आयरन से छोटे हैं ना भाई, आपको पता है ना, वो 6 होता है, वो 26 Fe होता है, ठीक है। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स आयरन के मॉलिक्यूल से छोटे हैं, और ये क्या है? लो कार्बन है, कम कार्बन है, ठीक है। लो कार्बन स्टील में ही ये फिनोमिना होगी जो बता रहा हूं, और किसी में नहीं होती है, मीडियम में नहीं होती है, हाई कार्बन में नहीं होती है, ठीक है। जब लो कार्बन है तो इसमें जो जगह होंगी, जो इनके बीच के गैप होंगे, वो कहीं जगह खाली होंगे,
खाली स्पेस होंगे यहाँ पर, खाली स्पेस को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये खाली स्पेस होंगे यहाँ पर, मतलब जहां पर कार्बन के एटम्स जा सकते हैं, जहां पर कार्बन के एटम्स जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कार्बन की यहां पर जाने की भी है, ये खाली जगह है, ये एक तरह से खाली स्पेस है, ठीक है। कार्बन के एटम्स यहां पर थे, अब आप जरा सोचेगा, फोर्स लगा रहे हैं, अब यार आप यहां तक फोर्स लगा चुके हो, सोच रहे हो यहां तक, मतलब फोर्स अब ऐसा नहीं है कि छोटी सी फोर्स लगा रहे हो आप अपने हाथ से, मशीन से लगा रहे हो, यहां तक पहुंच गए, कि आप उसे डिफॉर्म इतना ज्यादा कर चुके हो, तो आप क्या करते हो, अगर आपने स्लो लोडिंग कर रखी है तो पहले, अब जो आयरन के मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म हो रहे थे, यहां तक जा रहे थे, आयरन के मॉलिक्यूल्स तो जा ही रहे हैं, डिफॉर्म हो ही रहे हैं, कार्बन के भी साथ साथ डिफॉर्म हो रहे थे ना, तो अब सी और डी का जो ये फिनोमिना होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द कार्बन स्लिपिंग। ये जो सी से डी वाला फिनोमिना होता है, जिसमें मैं आपसे अगर छोटा सा क्वेश्चन रखूं, आपके माइंड में कंफ्यूज करूं आपको, कि सर जी यहाँ पर ये देखेगा कि सी और डी के बीच में स्ट्रेन बढ़ रही है जबकि स्ट्रेस घट रही है, जबकि स्ट्रेन बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़नी चाहिए, स्ट्रेन बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़नी चाहिए, अभी समझाया था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगी, क्योंकि अगर स्ट्रेन बढ़ रही है तो, बट ये जो स्ट्रेन बढ़ रही थी, आपको याद होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तब बढ़ेगा जब उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे होंगे, बट यहां पर आयरन के मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जा रहे, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, कार्बन इस जगह से इस खाली जगह में स्लिप हो रहा है, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दो, कार्बन इस जगह से इस खाली जगह में स्लिप हो रहा है, कार्बन यहां से इसमें स्लिप हो रहा है, यहां पर इसमें स्लिप हो रहा है, तो ये जो चीज हो रही है, जहां पर ये कार्बन अपनी पोजीशन से स्लिप होके एक नई पोजीशन में जा रहे हैं, या फिर यहां पर कार्बन इकट्ठे थे, ऐसे ही कार्बन इकट्ठे थे यहां पर, वो कार्बन कहीं अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, किसकी वजह से स्लिप हो रहे हैं, फोर्सेस बढ़ाने की वजह से, तो फोर्सेस बढ़ाने की वजह से अगर कार्बन स्लिप हो रहा है तो इसी को हम कार्बन स्लिपिंग फिनोमिना बोलते हैं, और यही कार्बन स्लिपिंग फिनोमिना जो है, यही कार्बन स्लिपिंग फिनोमिना क्या करती है, लोअर एंड अपर यील्ड पॉइंट को शो करती है, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। लोअर यील्ड पॉइंट क्यों, क्योंकि जब कार्बन स्लिप होंगे तो स्ट्रेन तो बढ़ेगी बट स्ट्रेस कम होगी, क्योंकि कार्बन स्लिप हो रहे हैं ना, कि उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स क्या, इतना फोर्स आपने लगा रखा है, जब कोई चीज स्लिप होती है तो क्या उस पर आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होता है, नहीं ना, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ स्लिप होकर नई पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, नई पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, जहां पर वो स्पेस था, ठीक है, तो स्ट्रेन तो बढ़ रही है क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, स्ट्रेन तो बढ़ रही है बट स्ट्रेस कम हो रही है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस है जीरो हो गई, स्ट्रेस जीरो नहीं हो गई, स्ट्रेस है, फोर्स लगाए रखोगे, कार्बन को स्लिप करा रहे हो तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, फोर्स लगाए रखोगे, इतना फोर्स तो कम से कम लगा रहे हो ना, फोर्स लगाए रखोगे बट कम फोर्स लगाना होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस केस, कौन से वाला केस, जब आप आयरन के मॉलिक्यूल्स को खींच रहे थे, अब यहां पर कार्बन के मॉलिक्यूल स्लिप हो रहे हैं, ठीक है, आयरन भी खींच रहा है बट कार्बन के स्लिप हो रहे हैं, इस वजह से स्ट्रेस कम हो रही है। वर्डिंग समझ में आई या नहीं, बताइए, कार्बन स्लिपिंग का थोड़ा बहुत फिनोमेना यहाँ पर समझ में आया या नहीं, ये पूरी की पूरी आपकी मटेरियल साइंस है, ये मटेरियल साइंस है, और मटेरियल साइंस बेसिकली सिविल स्टूडेंट्स के कोर्स में नहीं होती है, ना ही आपको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, तो मैं सिंपल वर्डिंग में समझाना चाह रहा हूँ इसे, कि कार्बन स्लिप हो रहे हैं ऐसा समझ के चलो, बात क्लियर है या नहीं, बताइए सभी। मैकेनिकल स्टूडेंट इस चीज को यील्डिंग फिनोमेना में समझते हैं, जिसको हम कोट्रल एटमॉस्फेयर बोलते हैं, कोट्रल एटमॉस्फेयर, मटेरियल साइंस में आप पढ़ोगे उस चीज को, प्रोडक्शन में, मटेरियल साइंस में, कोट्रल एटमॉस्फेयर, ये फिनोमेना जो होती है दैट इज द कॉल्ड एज कोट्रल एटमॉस्फेयर, कोट्रल एटमॉस्फेयर इसमें बनते हैं। समझ में आया भी या नहीं भाई, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या हुआ, ओके समझ में आ गया, गुड, ठीक ठीक ठीक, चलिए, तो उम्मीद है यहां से सी और डी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब डी से ई तक क्या होता है, डी से ई तक वो फिनोमिना काम करती है जिसे मैं अभी बोल रहा था, दैट इज द सिंपली कॉल्ड एज द कोटल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। कोटल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना क्या होती है कि हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट स्पेस हमारे पास मिले हुए हैं लो कार्बन स्टील में, जहां पर भी लो कार्बन स्टील में स्पेसेस हैं, ठीक है, स्पेसेस हैं, वहां पर कार्बन अपने आप को एक्युमुलेट कर देगा, वहां पर कार्बन अपने आप को एक्युमुलेट कर देगा, तो वो जो फिनोमिना जा रही है वो यहां से यहां तक होती है, वो जो फिनोमिना जा रही है वो यहां से यहां तक हो रही है, इसीलिए मैंने उसे अप एंड डाउन दिखाया है। ये अगर मैं थ्योरेटिकल लेके जाऊं तो ये थ्योरेटिकल कुछ ना कुछ ऐसे जाएगी एकदम लाइन में, तो इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन,
है ना, ये ऑलमोस्ट एक लाइन है, मतलब विदाउट एनी इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेस देयर इज द सर्टेन स्ट्रेन, और स्ट्रेन भी क्या काफी ज्यादा, अभी रियल एनवायरनमेंट में समझाऊंगा इस चीज को, स्ट्रेन भी क्या काफी ज्यादा एज कंपेयर टू स्ट्रेस इंक्रीमेंट, स्ट्रेस इंक्रीमेंट नहीं है बट स्ट्रेन काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो कि एक ग्लास में कंक्रीट भर दो, एक ग्लास में कंक्रीट भर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, और ये ग्लास ना आप थोड़ा रबर का मानो जो फ्लेक्सिबल है, ये ग्लास थोड़ा फ्लेक्सिबल मानना, बट जब तक ये ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब उसने अपने आप को विदहोल्ड कर रखा है, इसी तरह से रुका हुआ है। अब क्या करो, जब आप एक काम करते हो, जैसे आप कहते हो कि आप क्या कर रहे हो कि उसे अगर शेक कर रहे हो तो ये कंक्रीट अपने स्पेस को भरते हुए और इलोंगेट होंगी। अगर देखो ये रबर वाला पार्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अगर आप इसे शेक करोगे, इसे आप ऐसे शेक करोगे तो आप एक फोर्स लगा रहे हो ना, एक थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली शेक करोगे ऐसे, तो क्या ये अपने आप को चेंज करेंगे? नहीं। जहां पर स्पेस होगा वहां पर ये अपने आप को बैठाएंगे? नहीं। ठीक है, अगर सिंपली ऐसे फोर्स लगा रहे हो, नहीं ना, आप क्या करोगे, एक ऐसे फोर्स लगाओगे, एक शेकिंग वाला फोर्स लगाओगे। जैसे आप एक शेकिंग में एक थ्रेशोल्ड को पार करोगे, एक फोर्स के थ्रेशोल्ड को पार करोगे कि हाँ मैं इतना फोर्स लगाऊंगा जिससे कि मैं कंक्रीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हिला सकूं, तो वो फोर्स ही यहाँ पर ये वाला फोर्स है, वो फोर्स ही यहाँ पर ये वाला फोर्स है, मतलब वो स्ट्रेस यहाँ पर ये वाली है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर रहे हैं अपनी न्यू पोजीशंस में। आयरन के मॉलिक्यूल्स इसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने आप को अरेंज कर रहे हैं अपनी न्यू पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो अपने आप को स्टेबल कर सके। क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में हर एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, जो ग्रेन्स होती हैं वो ग्रेन्स कैसी होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो ग्रेन्स क्या कंप्लीटली परफेक्टली अरेंज्ड होती हैं क्या? आपको ये पता है ग्रेन्स, ग्रेन्स मैंने ग्रेन वर्ड बोला बट ग्रेन वर्ड पता भी है या नहीं? ग्रेन वर्ड पता है या नहीं? ये कुछ फिगर याद आ रहा है? एक्चुअल में क्रिस्टलोग्राफी याद है थोड़ी सी? सिविल स्टूडेंट्स जनरली, मैकेनिकल को थोड़ा बहुत याद रहता है। क्रिस्टलोग्राफी, एटम्स के अरेंजमेंट, एटम्स के अरेंजमेंट जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो एटम्स के अरेंजमेंट हैं, ये एटम्स के अरेंजमेंट एक ये यूनिट सेल कहलाती है। ये यूनिट सेल यहाँ पर अगर 2D में दिखाऊं तो ये ऊपर से ऐसे दिख रही होगी, ऐसे ऊपर से ये ऐसे दिख रही होगी, है ना, ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिख रही होगी। ये यूनिट सेल एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ऐसे इसके बगल में तीसरी लगी हुई है, ऐसे ही चौथी लगी हुई है। तो ये जो यूनिट सेल है इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफी इसकी ऐसे दिख रही है। तो यहां से यहां तक का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है, जबकि इनके दूसरे वाले एटम्स में यहां पर अरेंजमेंट था कुछ ऐसा, 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 ठीक है। ऐसे ही यहां पर अरेंजमेंट था, मान लीजिए कुछ ऐसा, ऐसे, समझ रहे हो ना, जैसे मैंने यहां समझाया वैसे ये खाने बन रहे हैं। तो ये जहां पर अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं, जहां ये अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। जहां पर ये एक दूसरे से अपना अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्रिस्टलोग्राफी कैसे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन में जहां जहां वो एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, दिस इज द ग्रेन बाउंड्री। तो ग्रेन बाउंड्री हमारी क्या बन के आ गई है, यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री बन के आ गई है ये वाली, दीज आर द ग्रेन बाउंड्री। मैं क्यों समझा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, दीज आर द ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, तो इनको हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। तो अगर मैं इन ग्रेन बाउंड्री को अब ऐसे दिखाऊं इसमें, तो कैसा दिख रहा है ये चीज, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे अगर कहूं कि ये बोर्ड आपको जो दिख रहा है, ये कौन सा बोर्ड, जो ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड में क्या एक ही ग्रेन है क्या, ये ग्रेन क्या एक ही टाइप की है, मतलब सारे के सारे इसमें ग्रेन जो हैं वो एक ही टाइप ऐसे हैं, ऐसे हैं, सारे के सारे ग्रेन्स इसमें ऐसे हैं? बताओ जरा, यस और नो, क्या इसमें सारे के सारे ग्रेन्स इसी तरह के पैटर्न में जा रहे हैं, यस और नो, ऐसे बताओ मुझे, क्या इसमें सारे के सारे ग्रेन्स इसी पैटर्न में जा रहे हैं ऐसे? यस, ये आंखों का धोखा है, ये आंखों का धोखा है ये साफ।
आपको क्या दिख रहा है कि यार ये ब्लैक कलर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल कलर है, डिजिटल है, ये है वो है? नहीं, ठीक है, चाहे डिजिटल ही क्यों ना हो, ठीक है। एवरी मटेरियल इन दिस प्रैक्टिकल यूनिवर्स, मतलब हमारी अर्थ पर, एवरी मटेरियल हैज द ग्रेन बाउंड्रीज एंड हैज द ग्रेन्स ऑफ डिस्टिंग्विश ओरिएंटेशंस, ठीक है। मतलब इतना बड़ा अगर आप केस लेके चल रहे हो तो हर जगह ग्रेन्स क्या हैं, अलग अलग। ये तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखा दी, इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं है, छोटे से एरिया में बहुत सारी ग्रेन्स हैं, छोटे से एरिया में बहुत सारी ग्रेन्स हैं, ठीक है। इसे ऐसा मत समझना कि ब्लैक स्क्रीन है तो बिल्कुल सिमिलर है हर जगह ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन है जो आपको दिख रहा है। हर एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। और ये तो वैसे भी कांच है, ये तो अमोर्फस सॉलिड है, ये तो अमोर्फस है, इसमें तो ग्रेन्स ही ग्रेन्स है। ये जो कांच दिख रहा है आपको, इसमें तो ग्रेन्स ही ग्रेन्स है, तो अमोर्फस है, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेन्स क्या होती हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन की हम उन चीजों को ग्रेन्स बोलते हैं। तो यही ग्रेन्स हमारी कुछ इस तरह से दिखा दी जाती है बॉडी के अंदर, कुछ इस तरह से ये ऐसे ग्रेन्स दिखा दी जाती है ऐसे। तो इन ग्रेन्स को अगर मैं मटेरियल को, अब जरा समझिएगा, अगर मैं मटेरियल को डिफॉर्म करूं, अगर मैं मटेरियल को डिफॉर्म करूं तो मटेरियल कहां से डिफॉर्म होता है? रियल में मॉलिक्यूल डिफॉर्म होंगे, रियल में ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे जो यहां दिख रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म होंगे, या फिर एक्चुअल में स्टार्टिंग में ग्रेन डिफॉर्म होगी? बताओ, आंसर दो। ग्रेन डिफॉर्म होगी या मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म होंगी? ग्रेन्स डिफॉर्म होंगी या मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म होंगे? क्योंकि जहां पर ये ओरिएंटेशन अलग होगा वो मेरे वीकर जोन होंगे या नहीं, बताओ पहले ही। दिस इज द वीकर जोन और स्ट्रॉन्ग जोन, जो ये वाला कलर से मैंने दिखाया है, जिन्हें मैं ग्रेन बाउंड्री बोल रहा हूं। ये ग्रेन बाउंड्री वीकर होंगी या स्ट्रॉन्ग होंगी? आंसर दीजिए प्लीज, सोचो जरा। अगर आपका नेवर आपके जैसा है तो आप उससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करोगे या वीकर करोगे? और अगर आपका जो नेवर है वो आपसे दूसरी तरह का है तो आप उससे कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो करने से रहे, आप कैसी बॉन्डिंग करोगे? उससे वीकर बॉन्डिंग। इसका मतलब हमेशा ग्रेन्स कहां से वीक होती हैं? उनकी बाउंड्रीज से। इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले मटेरियल में कहां पर होता है? ग्रेन बाउंड्रीज में, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, जब फोर्सेस लग रही होंगी, जो मैंने आपको शेकिंग का एग्जांपल दिया था कि अगर मटेरियल को आप, जो कंक्रीट आपने ग्लास के अंदर भरी हुई है, मोटे मोटे से छोटे छोटे जो कंक्रीट के आपने पार्ट्स डाले हुए हैं, उन्हें अगर शेक करोगे तो वो कंक्रीट के पार्ट क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर सही से बैठेंगे। तो जो ये आपके पास बीच का एक गैप है जिसे आप ग्रेन बाउंड्री बोल रहे हो, वो ग्रेन बाउंड्री वाला जो ये वीकर जोन है, इस वीकर जोन को ये खत्म करना चाहेंगे जब आप इस पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाओगे। इसका मतलब क्या होगा? ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगी, ये पूरी की पूरी ओरिएंटेशन चेंज करके एक स्मूथ सेक्शन की तरफ जाएगी, स्मूथ ओरिएंटेशन की तरफ जाएगी। मतलब ये चीज पूरी की पूरी कैसी होनी चाहिए आफ्टर फोर्सेस? ऐसी होनी चाहिए या नहीं, बताओ, यस और नो। ये कुछ इस तरह का बनना चाहेगा या नहीं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस? जो माइल्ड स्टील है वो ऐसे करता हुआ, एरिया को डिक्रीज करता हुआ, क्या वो ऐसा बनना चाहेगा? यस और नो। ये चीजें ना, ये चीजें आपको कहीं बुक्स में या कहीं एक्स्ट्रा में नहीं मिलेंगी, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि रियल में चीजें में होता क्या है, रियल में होता क्या है, ठीक है। हाँ मनीषा रावत, बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ डाउट आ रहा है? या आपने वीकर लिखा था डब्ल्यू से? ओके, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है सभी को, ये क्लियर हो रहा है? ये जो चीजें हैं ये आपके माइंड में चलनी चाहिए कि किस तरह से हमारे पास फोर्सेस बढ़ने पर हमारे अंदर डिफॉर्मेशन आता है, मतलब मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन आता है। तो ये जो फिगर था यहां तक, उसके बाद की कहानी समझ में आ रही है कि इस पॉइंट तक आयरन के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो ग्रेन्स थी बेसिकली, अब मैं ग्रेन्स बोलूंगा तो प्रेफर करोगे आप उस चीज को कि अगर मैं ग्रेन्स बोल रहा हूं उनको, तो ग्रेन्स क्या है? अपने आप को ओरिएंट कर रही हैं। तो अपने आप को जब वो ओरिएंट करेंगे तो डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा विदाउट एनी
इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो लगेगी, फोर्सेस तो लगेंगे, तभी तो यार डिफॉर्मेशन आएगा उसमें, है ना। तो स्ट्रेस तो फोर्सेस तो हैं, बट क्या है, वो कांस्टेंट फोर्सेस हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ वो अपने ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। अपने आप से ओरिएंटेशन चेंज हो रहे हैं, बट वो ओरिएंटेशन क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि आपने वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इतनी फोर्स नहीं दी तो क्या ओरिएंटेशन उनके चेंज हो जाएंगे? नहीं। तो ओरिएंटेशन चेंज होके वो क्या कर रही है, एक डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब अब ये मुझे बताइएगा, जो मैंने अभी एक फिगर बनाया था ये वाला, इस फिगर में अब मुझे बताइए, कहाँ गया ये इस फिगर में अब मुझे बताइए कि इसको अब और ज्यादा डिफॉर्म करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम फोर्स से काम चलेगा? अब इसको आपको ज्यादा फोर्स लगानी है या कम फोर्स से काम चलेगा, या फिर कांस्टेंट फोर्स से ही और डिफॉर्म हो जाएगा? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अगर ये स्टेट पहुंच गई ना, ये स्टेट कहाँ की है, ये स्टेट है इस पोजीशन की, ई तक की, ये स्टेट हो गई ई तक की, कि ये डिफॉर्म हो गया और एक्स्ट्रा डिफॉर्म हो गया अपने पुरानी अवस्था से, ये एक्स्ट्रा डिफॉर्म हो गया, है ना। तो वो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन हमें दिख रहा है ई तक। अब ई के बाद में यहाँ पर मुझे ये सेंस बताइएगा, इसके बाद में आपको फोर्स ज्यादा लगानी होगी या कम लगानी होगी डिफॉर्मेशन के लिए? फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि ये उसका एक स्टेबल नेचर दिखा रहा है ना। ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से फिगर वाइज दिख रहा है कि यार अगर आपको और ज्यादा डिफॉर्मेशन करनी है तो भाई इस चीज को आप और ज्यादा खींचना पड़ेगा, है ना। अब इसके बीच में ये वाला सेंस नहीं है, ये वाला सेंस नहीं है कि हाँ ये अपने आप से अब वीकर जोन को ढूंढे और उस वीकर जोन को ये अपने आप में कंपनसेट कर दे, ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना होगा आपको, और ज्यादा खींचने के लिए इसको और ज्यादा इलोंगेट करना पड़ेगा, तो फोर्स ज्यादा करनी पड़ेगी। बस यही सेंस आपको यहाँ फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सेंस फिर से देखने को मिल रहा है ना। फोर्स बढ़ रही है ना, फोर्स बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है, इलोंगेशन भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ रही है। ठीक है, इसी फिनोमिना को यहाँ पर बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग इन द सेंस कि आपने जो फोर्सेस बढ़ाई हैं अब वो किस पर बढ़ाई हैं? ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल फिगर के ऊपर, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल फिगर के ऊपर। ये पुरानी तरह का फिगर नहीं बचा है, अभी इस तरह का फिगर हो गया है। ये इलोंगेटेड ग्रेन्स हो गई है, इसे हम क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड ग्रेन्स। तो ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग है ये किसके अंदर होती है? इलोंगेटेड ग्रेन्स के अंदर। यहाँ पर ग्रेन्स कैसी हो चुकी हैं? इलोंगेटेड। यहाँ पर ग्रेन्स कैसी हो चुकी हैं? इलोंगेटेड। इसी सेंस को हम स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग याद रखिएगा, सिविल में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ पर होता है, वर्डिंग समझो। स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ पर होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग में स्ट्रेस बढ़ती है, स्ट्रेन बढ़ती है क्या, ये पूछा जाता है बस। मैकेनिकल स्ट्रेन हार्डनिंग को और इस सेंस को प्रोडक्शन में अच्छे समझेंगे आप, प्रोडक्शन में अच्छे समझेंगे। सिविल के लिए स्ट्रेन हार्डनिंग का ये कॉन्सेप्ट है, और जो मैंने इतना समझा दिया ये कॉन्सेप्ट है। कहाँ? ये वाला जो मैंने ये समझाया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग का। कि इसके बाद एलोंगेशन कैसा होगा? एलोंगेटेड ग्रेन्स बनेंगी। इससे क्या बनेगा? इससे अगर मैं दिखाऊं आपको, नीचे ही दिखा देता हूं, इससे क्या बनेगा? इससे अब एलोंगेटेड ग्रेन्स ऐसी बनेंगी, ऐसी। बात समझ में आ रही है ना? दिस इज द स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी स्ट्रेन हार्डनिंग इसे समझ लो, काफी है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाह रहा हूँ आपको अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि सिविल स्टूडेंट्स हैं, सिविल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का सेंस समझ में आ गया। बस आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेस बढ़ती है, स्ट्रेन बढ़ती है आफ्टर ई? हाँ बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन की फिनोमेना और समझ लो यहाँ से। नेकिंग रीजन में क्या होता है? ठीक है, नेकिंग रीजन में क्या होगा भाई? फोर्सेस तो आप बढ़ा रहे थे, ठीक है, मैं आपको रियल दिखा रहा हूं पहले, उसके बाद में थ्योरेटिकल बताऊंगा वहां पे जो ये फिगर बन रहा था। रियल में क्या होगा? अब एक बात बताइए, आप, आपके पास ये पेन है, ठीक है, आपके पास जो पेन है जिससे आप लिख रहे हो, अगर आप उसे, मैं कहता हूं कि फोर्स लगा के उसे तोड़ो, कहां से टूटेगा? कहां से टूटेगा? बीच में से। जल्दी से आंसर दो, कहां से टूटेगा? ये पेन है आपके पास, इस पेन को आपने टेंशन में फोर्स लगाया, इसे तोड़ना चाह रहे हो, कहां से टूटेगा? बिल्कुल बीच में से। आंसर दो जल्दी से आंसर दो, बिल्कुल बीच में से। दो भाई, आंसर दो, कहां से टूटेगा? एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन। ओके, क्रॉस सेक्शन सिमिलर है। क्वेश्चन ये था अमित यादव, आपको मैंने ये बोला कि ये क्रॉस सेक्शन भी सिमिलर है, क्रॉस सेक्शन सेम है। आप बताओ अब कहां से टूटेगा? आपका आंसर बिल्कुल सही था, एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन। अगर मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा कहीं तो वहां से। ठीक है, उसका आंसर बिल्कुल सही है, बट अभी मुझे आंसर में ही ये बताओ पहले कि वो कहां से। बेसिकली एक वर्ड और यूज होगा, पहले ग्रेन टूटेगी। बिल्कुल भरत ठाकुर, सही जा रहे हो आप,
पहले ग्रेन टूटेगी, बस कौन सी वाली ग्रेन? जो ग्रेन टूट रही है। सेंस बिल्कुल सही लेके जा रहे हो, इस फिगर के हिसाब से जा सकते हैं सोच के। आपके दोनों के आंसर सही है, बस दोनों के आंसर को मिलाना है, दोनों के आंसर को मिलाना है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर बॉडी दे रखी हो, ठीक है, इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर बॉडी है सर, ये बताइए कहां से टूटेगी, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए जहां पर सबसे वीकेस्ट ग्रेन होगी, जहां पर सबसे वीकेस्ट ग्रेन। अब बाउंड्री भी आपको समझ में आ चुकी है, तो सबसे वीकेस्ट ग्रेन बाउंड्री होगी। ठीक है, जहां पर सबसे वीकेस्ट ग्रेन बाउंड्री होगी वहां से मटेरियल टूटेगा। ठीक है, कहां ग्रेन बाउंड्री कहां पर सबसे वीकेस्ट है? मान लीजिए यहां पर ओरिएंटेशन, ये मैंने आपको ओरिएंटेशन दिखा दिया, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, ऐसा परफेक्ट ओरिएंटेशन मिलना मुश्किल है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिखा दिया मैंने, ऐसा परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं मिल सकता है आपको वहां पर। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ये चीजें अभी भी ऐसी होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, इस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, तो रियल में अभी भी ये चीजें होंगी। तो जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट ग्रेन होगी वहां से मटेरियल टूटेगा। और सबसे ज्यादा वीकेस्ट ग्रेन, एक बात सोचिएगा, सरफेस पर होगी या इंटरनल वीकेस्ट होगा? सरफेस पर वीकेस्ट ग्रेन की बात करेंगे या इंटरनल वीकेस्ट की बात करेंगे? पहले ये सोचिए, सरफेस पर वीक देखेंगे या इंटरनल? वेरी गुड, सरफेस पर। क्यों? क्योंकि सरफेस पर ही सबसे पहले जो वीक ग्रेन होगी। आप सोचिएगा, जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया था, इस फिगर को फिर से बना देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये चीज थी, ठीक है, इस चीज में बस 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट में आपको पूरा नेकिंग समझ में आ जाएगा, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये दोनों की जो बॉन्डिंग है वो 100% है, यहां पर दोनों की बॉन्डिंग 100% है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। यहां पर दोनों की बॉन्डिंग 99% है, यहां पर 100% है बॉन्डिंग एक दूसरे से। जो ये बाउंड्री बन रही है उनके जो बीच की बॉन्डिंग है वो भी मैंने मान लिया 100% है। तो यहां पर अगर 99% है तो एक जो ग्रेन है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, बट वो इन सब में वीक है, बट वो इन सब में वीक है। तो जो इन सब में जो ग्रेन वीक होगी वहां से मटेरियल क्या होगा, ग्रेन्स जब अलग अलग होंगी, तो जरा सोचिएगा, यहां से जब ये ग्रेन्स अलग होंगी तो ये चीज ऐसे जाएगी, ये चीज ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां ये वाली जो ग्रेन है वो ग्रेन एक दूसरे से दूर जा रही होगी। अब ये जो ग्रेन है वो एक दूसरे से क्या हो रही होगी, दूर, ये स्पेस है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, जब ये ग्रेन एक दूसरे से दूर जाएगी इस पॉइंट पर, तो ये कुछ ऐसा गैप क्रिएट होगा। जब ये यहां पर ऐसा गैप क्रिएट होगा, जब यहां पर ये चीज आपकी ऐसी गैप के साथ क्रिएट होगी, तो एक बात बताइए कि जब सरफेस पर एक ग्रेन अलग होगी तो क्या उस पूरी पेरीफेरी पर, उस पूरी पेरीफेरी पर क्या सारे की सारी ग्रेन्स अलग नहीं हो जाएंगी? अब क्या सारी की सारी ग्रेन्स उस पेरीफेरी पर अलग नहीं हो जाएंगी? क्योंकि यहां से अगर ये ग्रेन गायब हो गई, यहां से ये ग्रेन टूट गई, दूर दूर जा रही है, बीच में से नहीं टूटेगी, ये ग्रेन इधर जा रही है, ये ग्रेन इधर जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो और ग्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड थी पेरीफेरी पर, पेरीफेरी समझ रहे हो ना, उसकी परिधि, उसके ऊपर सरफेस पर, तो सरफेस की ये वाली ग्रेन भी तो चली जाएगी ना अब दूर, क्योंकि यहां से भी बॉन्डिंग कम हो गई है, हर जगह से बॉन्डिंग कम हो गई। तो आपको क्या दिखेगा कि बिल्कुल जो पेरीफेरी है इस वाले सेक्शन पर, वो पेरीफेरी से वो चीजें क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होती जाएंगी, क्योंकि अब वो वीक होती जा रही है, अब वो हर जगह से वीक होती जा रही है। क्योंकि एक ग्रेन वीक थी, उस एक ग्रेन ने पूरी पेरीफेरी को वीक कर दिया, उस एक ग्रेन के वीक होने की वजह से पूरी पेरीफेरी वीक हो गई, क्योंकि पी फोर्सेस उस पर ऐसे लग रहे हैं इलोंगेट करते हुए। तो यहाँ वाली ग्रेन्स भी क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो आपको मैंने 2 फिगर दिखा रहा हूं, मतलब यहाँ 2D दिखा रहा हूं, तो 2D में आपको ऐसा फिगर ये देखने को मिलेगा कि ग्रेन्स क्या है, दूर जा रही है, ग्रेन्स क्या है, यहाँ से दूर जा रही है ऐसे। ठीक है, इसी फिनोमिना को, जैसे स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, नेकिंग होना। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, नेकिंग होना। ये जो सेंस आपको दिख रहा है ये नेकिंग का सेंस, ये जो सेंस आपको दिख रहा है ये नेकिंग का सेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये जो सेंस दिख रहा है नेकिंग का है, तो ये नेकिंग का सेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये जो नेकिंग का सेंस है ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये ऐसे होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो और ज्यादा वीक हो गई तो ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यही सेंस हमारा फाइनली क्या कर देगा, इसे फ्रैक्चर
और ये जो फ्रैक्चर होता है ये होता है इस तरह से, ये जो फ्रैक्चर होता है ये होता है इस तरह से। ये जो फ्रैक्चर होता है ये होता है इस तरह से, किसमें? माइल्ड स्टील में। माइल्ड स्टील में जो फ्रैक्चर होता है वो लास्ट में, यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये जो चीज है ये है हमारा कप एंड कोन फ्रैक्चर। इसे बोलते हैं कप, इसे बोलते हैं कोन। कप एंड कोन फ्रैक्चर। तो कप एंड कोन फ्रैक्चर हमारा ऐसे नहीं कर देना है आपको कि नेकिंग ना करते हुए ऐसे बना दिया, दिस इज द कप एंड कोन फ्रैक्चर। नहीं, पहले आपको क्या दिखानी है? नेकिंग। उस नेकिंग के बाद लास्ट मॉलिक्यूल्स, लास्ट जो ग्रेन है, जो लास्ट ग्रेन है, मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे, जो ग्रेन है लास्ट में, वो लास्ट में ग्रेन इस तरह से जाएगी। जो इस वाले पार्ट की ग्रेन है वो कप की सेंस लेगी, जो इस वाले पार्ट की ग्रेन है वो कोन की सेंस लेगी। जबकि इसमें भी ये चीज ऐसे जा रही होगी नेकिंग सेंस में, ये चीज ऐसे जा रही होगी नेकिंग सेंस में। नेकिंग ये नहीं है, ये है फ्रैक्चर। दिस इज द फ्रैक्चर, दिस इज नॉट द नेकिंग, दिस इज द फ्रैक्चर। एंड नेकिंग कौन सी है? नेकिंग है ये वाली, नेकिंग है ये वाली, जो मैं स्लोप दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये जो स्लोप दिखा है, दिस इज द नेकिंग। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है। जल्दी से बताइए यहां पर ये चीज समझ में आई या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं? नेकिंग कैसे होती है? ठीक है, जो आपने आंसर दिया था मिनिमम क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल उसका आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि जहां मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा वही वाली चीज तो ज्यादा वीकर होगी। ठीक है, वीकर इन द सेंस यहां से मिनिमम क्रॉस सेक्शन ही तो बैठेगा अगर इस चीज को आप एनालिसिस करोगे तो। ज्यादा दूर था तभी तो वो मिनिमम क्रॉस सेक्शन दिखेगा। पूरे में अगर 100% है, 99% है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो थोड़ी दूर दूर है, दूर दूर है, इसका मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन इन सबके केसेस में क्या होगा? मिनिमम होगा। दिखेगा नहीं, ये आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, बट होगा एक्चुअल में मिनिमम। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया है। ठीक है, नेकिंग का फिनोमेना समझ में आ गया यहाँ पर। गुड। ठीक है, तो हमारा जो ये ग्राफ था अब कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर F तक हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग था और F से G तक हमारा नेकिंग था। अब एक बात और सोचिएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग जब मेरी नेकिंग हो रही है तो हमारी फोर्सेस घट रही हैं, घट रही हैं या नहीं? फोर्सेस घट रही हैं या नहीं, पहले ये बताओ। फोर्सेस घट रही हैं या नहीं? जब नेकिंग हो रही होगी तो आपको फोर्सेस ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्या? सोचो जरा, फोर्सेस ज्यादा बढ़ाओगे आप जब नेकिंग हो रही होगी तो, या कम करोगे फोर्सेस? है ना, फोर्सेस कम करने पर आप तोड़ सकते हो उस चीज को। वही सेंस हमारा ये दे रहा है, वही सेंस ये दे रहा है, ये फोर्सेस का सेंस दे रहा है, याद रखना। फोर्स कम हो रही है क्योंकि एरिया कांस्टेंट माना हुआ है अभी भी, जबकि एरिया यहाँ पर क्या है? चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है? अरे यार ये नहीं होना चाहिए बस, अरे शिट यार, ये क्या हुआ? ये तो पंगा हो गया भाई। अब आपको एक काम करना होगा ठीक है, वीडियो से ही आपको उसके स्क्रीनशॉट लेने होंगे अब। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वो सब के सब गायब हो चुके हैं। ठीक है चलो, तो यहां तक मैं ये बात कर रहा था फाइनली कि जो हमारे पास स्ट्रेस था, ठीक है, यहां से यहां वाला जो है ये फोर्स घट रहा है, जबकि एरिया यहां माना हुआ है कांस्टेंट, चाहे वो नेकिंग ही क्यों ना हो, एरिया अभी भी कांस्टेंट है। जबकि जो मैंने आपको समझाया उसमें एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज। जो मैंने समझाया था नेकिंग में, उसमें एरिया क्या हो रहा था? डिक्रीज। उसमें एरिया क्या हो रहा था? डिक्रीज। ठीक है, तो ये जो नेकिंग में एरिया डिक्रीज हो रहा है, उस सेंस को आपको समझना है कहाँ? ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन में, ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन में। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स का सेंस समझ में आ रहा है कि नेकिंग होने के लिए फोर्स कम हो रहा है, इस वजह से ये ग्राफ नीचे जा रहा है, जबकि रियल में स्ट्रेस बढ़ता है। नेकिंग होते हुए रियल में स्ट्रेस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो सेंस मैं आपको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में समझाऊंगा। फोर्स का सेंस बता रहा हूं, फोर्स घटता है तो ये वाला थ्योरेटिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी घटेगा। ठीक है, इसका नाम होता है थ्योरेटिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके नाम भी लिख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तीसरा नाम होता है थ्योरेटिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
ठीक है, 3 नाम होते हैं, 3 नाम भी लिख लीजिएगा। ये बहुत ही गड़बड़ हो गया है कि वो जो पूरा एक स्लाइड था वो गायब हो गया। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। वीडियो से ही प्लीज आप वो जितना भी मैंने कंटेंट आपको लिखवाया था वो वीडियो से ही आप उसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा जब अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज, चलो पता नहीं कहाँ तो ये टच हुआ, चलो जैसा भी है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्लीट, ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ठीक है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कल हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने क्यों पढ़ाया, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर शो कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर वो सारी प्रॉपर्टी शो हो सकती हैं तो पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझना था। अब हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है उनको लिख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कल हम इसको पढ़ेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन फिर से हम ड्रॉ करते रहेंगे, समझेंगे उस चीज को, रियल पर्सपेक्टिव भी समझाऊंगा मैं स्ट्रेस स्ट्रेन का, कि जो आपको दिखता है ना इतना बड़ा इलोंगेशन, वो एक्चुअल में इतना बड़ा होता भी है, छोटा सा होता है, वो सारी चीजें मैं कल समझाऊंगा आपको। इलास्टिसिटी सेकंड, ये सारी चीजें लिख लीजिए जिससे कल ना लिखवानी पड़े। प्लास्टिसिटी थर्ड इज मैलिएबल, सॉरी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, fourth one is malleability। ठीक है, then next one is brittleness, then sixth one is hardness, then इधर से लिखेगा, अलग से लिखेगा, नीचे लिखेगा बट ऐसे अलग करते हुए। next is resilience, eighth is proof resilience, modulus of resilience, tenth is toughness, then modulus of toughness, then creep, then fatigue, एंड साथ में हम एक चीज और देखेंगे, स्ट्रेंथ। ठीक, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जिनकी स्टडी हम कल करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, कहाँ कहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यूज होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, और ये कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन पर चलेंगे। ठीक है, मैंने कहा था आपसे अराउंड 1 वीक मेरा फर्स्ट चैप्टर पर जाएगा, अराउंड 1 वीक मेरा सेकंड चैप्टर पर, अराउंड 1 वीक मेरा थर्ड चैप्टर पर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन पर जितना टाइम जाएगा बस, उसके आगे फिर चीजें थोड़ा फास्टली चलेंगी। ठीक है, उम्मीद है 2 आवर्स के हिसाब से काफी स्पीड भी ठीक ठाक है। स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है, इतनी रखनी है, बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।